गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। मैं डॉक्टर कार्तिक रामन, लाइफ फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लाइफ फाउंडेशन एनजीओ ये एक नॉन गवर्नमेंट नॉन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो हम आठ दोस्तों ने अ, आज से 4 साल पहले कोविड के दौरान 5 साल पहले कोविड के दौरान इसकी शुरुआत की थी। और हमारा एक ही मकसद है, मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचे और स्वास्थ्य यानी हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक के बारे में जन जागृति फैलाएं। और अभी तक हमने लगभग एक 79 से 80 या 80 ऑनलाइन वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं। डॉक्टर श्रीकांत झवर जो आज के पैनलिस्ट हैं, ये बहुत विख्यात कार्डियोलॉजिस्ट हैं नांदेड़ रीजन के, हमारे मराठवाड़ा के। और मैं उनका स्वागत करता हूं। ज्यादा टाइम न लेते हुए, आज के टॉपिक के बारे में तो आपको पूरी जानकारी है ही, पर मेरी एक ही सबसे विनंती है कि जो भी आपके प्रश्न हैं वो कृपया हमारे सेशन खत्म होने के बाद पूछें, ताकि मैक्सिमम नॉलेज पहले हम सर से ग्रहण कर सकें, ले सकें और उसके बाद शुरू करें। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। My name is Dr. Karthik Raman, and I along with Mrs. Sampada Vadonkar and Shrikant Zawar, we welcome you to this uh, interesting and very important topic on our health, that is all about heart attacks. Today's panelist is a very eminent cardiologist practicing at Nanded, Dr. Shrikant Zawar, and he is also amongst our founder members of Life Foundation NGO. So, without any further delay, I welcome our panelist, Dr. Shrikant Zawar, to start the presentation. यस, थैंक यू सो मच कार्तिक फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। और मुझे आज का टॉपिक देने के लिए काफी शुक्रिया। ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। खासकर पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं इंडिया में यंग पॉपुलेशन जो है वो हार्ट अटैक से काफी अफेक्ट हो रही है। तो मेरा भी यही इसमें एम था कि मैं जन जागृति करूं, तो मुझे इस माध्यम से मौका मिला है। मेरा नाम डॉक्टर श्रीकांत झंवर है। मैं एक प्रिवेंटिव और क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और नांदेड़ में पिछले 13 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट ये हार्ट अटैक कैसे ना आए इस पे फोकस रहता है, और मैं उसकी प्रैक्टिस करने में मुझे काफी इंटरेस्ट आता है। साथ ही हार्ट फेलियर और हाई बीपी के पेशेंट्स को ट्रीट करना मुझे काफी अच्छा लगता है। अ, कार्तिक, मैं नेक्स्ट बोलूँ तो आप स्लाइड चेंज करेंगे क्या प्लीज? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है, फिर हम आगे धीरे धीरे हम बातें करेंगे। तो आज सेशन तो काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी। तो मैं ये अगर टॉपिक देखा जाए तो इसके लिए शायद 2 दिन भी हमको कम पड़े, इतना वास्ट टॉपिक है। बट कंसिडरिंग जनरल पॉपुलेशन, मैं कोशिश करूंगा कि 45 to 50 मिनट्स में जितना हो सके उतना कवर करूं। और कुछ 15-20 मिनट लास्ट के हम डेफिनेटली इंटरेक्शन करेंगे, और आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर दूं। मेरा हेतु ये है कि आपके मन में जो भी एंजाइटी हो हार्ट अटैक के बारे में, या फिर जो भी मिथ हो, वो मैं दूर कर पाऊं। तो प्लीज आप क्वेश्चन आंसर लिख के रखिए और हम लास्ट में उस पर डिस्कस करेंगे। तो हार्ट अटैक होता क्या है? हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी कहते हैं। ये तब होता है जब हार्ट की मांसपेशी के एक हिस्से में रक्त का प्रवाह अचानक से बंद हो जाता है, जिससे हृदय तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। जैसे ये आप स्लाइड में देख सकते हैं, एक तरफ एक पाइप दिख रहा है, वो है हार्ट का ब्लड वेसल, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। और ये इस ओपन रहता है जहां से ब्लड फ्लो होता है। जब ये पूरा ब्लॉक हो जाता है 100% और सामने ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तब उसको हार्ट अटैक ऐसा बोलते हैं। तो एक दूसरे हार्ट के फिगर में आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा निचले हिस्से में काला हिस्सा दिख रहा है। तो वो हार्ट अटैक इसको कहा जाता है जब ब्लड फ्लो पूरा बंद हो जाए और हार्ट के मसल डैमेज होने लगे। 90% अगर किसी को ब्लॉक है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट जब ब्लड वेसल कंप्लीट ही बंद हो जाता है, उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। यह रुकावट आमतौर पर ब्लड क्लॉट्स या फिर कोलेस्ट्रॉल के क्लॉट्स की वजह से होती है।
अगर यदि रक्त प्रवाह जल्दी से बहाल नहीं किया जाए हार्ट को, तो प्रभावित हृदय की मांसपेशी नष्ट होने लगती है, मीन्स वो मरने लगते हैं, डाय होने लगते हैं हार्ट के हर एक मसल्स। और ये काफी फ्यूचर के लिए, हार्ट के फ्यूचर के लिए या फिर वो पेशेंट के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि हार्ट अटैक जल्द से जल्द हम जाने और उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करें। नेक्स्ट स्लाइड करते। मैं यहाँ से नेक्स्ट कर पाऊंगा क्या कार्तिक, स्लाइड? हाँ। तो हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया है, यह विषय महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत में हार्ट अटैक एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता का विषय बन चुका है, और इसकी व्यापकता वैश्विक औसत से भी अधिक है। मतलब अगर मान लीजिए पूरे वर्ल्ड को हम कंपेयर करें, उनका एवरेज हार्ट अटैक आने का चांसेस और इंडिया का बहुत डिफरेंस है। इंडिया में काफी ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने लग गए हैं, और उससे होने वाली मृत्यु की संख्या भी बढ़ने लग गई है। स्पेशली विशेष रूप से 2020 के बाद 40 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति है उनमें हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो रहा है। और इंडिया में लगभग 30% से ज्यादा डेथ जो है वो हार्ट अटैक की वजह से होती है। इस चार्ट में हम देख सकते हैं, बार डायग्राम में जो ग्रीन कलर का है उसमें दिखाया गया कि जब उम्र 40 के नीचे है तो लगभग 25% ऑफ हार्ट अटैक्स जो आ रहे हैं वो 40 से कम उम्र में आ रहे हैं। इसमें होता क्या है, 40 से 50 आयु जो होती है, स्पेशली वो घर में जो कमाने वाले लोग हैं उनका होता है। तो जब हार्ट अटैक आता है तो सिर्फ पेशेंट सफर नहीं होता है, तो पूरी फैमिली सफर होती है, उनका पूरा फ्यूचर डिस्टर्ब होता है। मान लीजिए अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो घर में कमाने वाला कोई नहीं रहता है, पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं, और पूरी फैमिली लॉन्ग टर्म के लिए 10-10 साल के लिए इफेक्ट होती है। ये हमने खुद आंखों से बहुत बार देखा है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हो सके उतना हार्ट अटैक को प्रिवेंट करें। नेक्स्ट स्लाइड। विश्व स्तर पर दिल की बीमारी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात भी है कि साइलेंट हार्ट अटैक आपने नाम सुना होगा कि ये बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनमें से कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते इसमें, और लगभग 5 में से 1 हार्ट अटैक ये साइलेंट हार्ट अटैक होता है, मतलब कोई चेतावनी नहीं देता है। मतलब पता भी नहीं चलता कि आपको हार्ट अटैक आया है। तो इस बारे में हम आगे जानेंगे कि साइलेंट हार्ट अटैक कैसे होता है, उसको कैसे जाने हम लोग, इसलिए ये पहचानना जरूरी है। साथ ही अगर हम इंडिया की स्टैटिस्टिक्स देखें तो लगभग 50% ऑफ हार्ट अटैक जो है 50 के कम उम्र में आ रहे हैं, और 25% हार्ट अटैक ये 40 की कम उम्र में आ रहे हैं, इसलिए ये विषय महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट स्लाइड। लगभग हर दिन 900 लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से, जो कि जिनकी आयु 30 से कम है। इंडिया का मैं स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ आपको, मतलब डेली 900 जिनकी उम्र 30 से कम है, और हर एक मिनट में 4 लोग इंडिया में मरते हैं हार्ट अटैक से, जो स्पेशली 60 के नीचे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ना। हार्ट अटैक के लक्षण कैसे हैं, कैसे जाने कि हम हार्ट अटैक है? तो मैं जो बात कर रहा हूँ हार्ट अटैक के बारे में, इसका मतलब ये है कि हार्ट का वेसल 100% ब्लॉक हो चुका है, और ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके लक्षण कैसे हैं? सीने में दबाव लगना, जकड़न या फिर भारीपन, ऐसा लगता है कि किसी ने 100 किलो का पत्थर रख दिया है, ऊपर ही ऊपर सांस जा रही है, ऐसे एकदम निचोड़ के रखने ये जैसा पेन होता है। और बहुत बार ये जो दर्द है जबड़े की ओर जाता है, दाएं या फिर बाएं हाथों की तरफ जाता है, शोल्डर की तरफ, और बहुत बार पेट और पीठ की तरफ भी जाता है। बहुत बार लोगों को क्या लगता है कि लेफ्ट साइड में पेन हुआ मतलब ही हार्ट अटैक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स को सिर्फ राइट साइड में पेन होता है, या फिर सिर्फ जबड़े में, या फिर सिर्फ लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में पेन होता है। इसके साथ साथ अगर सांस फूलना, गहरी थकान लगना, चक्कर आना, ठंडा पसीना जाना, या फिर मतली आना, या फिर उल्टी जैसा लगना, ये सब हार्ट अटैक के लक्षण हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है चेस्ट पेन प्लस वो जबड़ों की तरफ जाना या फिर हाथों की तरफ जाना। नेक्स्ट स्लाइड। लेडीज लोगों में, स्पेशली फीमेल में, थोड़े डिफरेंट लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ सिर्फ गहरी थकान लगना, जिनको कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, एकदम से बैठ जाते हैं लेडीज और थोड़ा पसीना आता है और गहरी थकान लगती है, या फिर सिर्फ पेट दर्द होता है, ये फीमेल्स में सिर्फ लक्षण हो सकते हैं। मतलब उनको बाकी कुछ दर्द नहीं है, जैसे चेस्ट पेन वगैरह कोई नहीं है, सिर्फ गहरी थकान ही है, एक हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड।
साइलेंट हार्ट अटैक जो है सूक्ष्म लक्षण देता है, मतलब एकदम माइनर सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि सिर्फ थकान लगना या फिर बेचैनी लगना, कुछ तो पेशेंट बोलते कुछ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बस, बाकी और कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं। हल्का सा पीठ दर्द या फिर जबड़े में दर्द होता है, और थकान रहती है कि जिसका कोई कारण नहीं है, ना तो बुखार है ना कोई डिहाइड्रेशन है, कोई पता नहीं चल रहा, सिर्फ थकान है। ये साइलेंट हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट, अभी हम जानते हैं कि हार्ट अटैक क्यों होता है लोगों को। अभी तक हमने जाना कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हार्ट अटैक क्यों होता है, तो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसके, मतलब जोखिम कारक घटक बोलते हैं उसको। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो मॉडिफाइबल मीन्स जिसको हम बदल सकते हैं, बदलने योग्य बोलते हैं, और नॉन मॉडिफाइबल। तो मॉडिफाइबल जो होते हैं जिसको हम बदल सकते हैं, जिसको हम रोक सकते हैं, उसमें आता है धूम्रपान यानी हाई लेवल ऑफ स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, हाई बीपी, शुगर, मोटापा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मीन्स कोई काम नहीं, सिर्फ ऑफिस वर्क है, बैठ के रखते हैं चेयर पे, बाइक पे घर से क्लिनिक सॉरी ऑफिस जाते हैं, वापस घर पे जाते हैं, और कोई लाइफस्टाइल उनका नहीं है। अनहेल्दी डाइट मतलब कोई सोच विचार नहीं है और जो मन में आए वो खा लेते हैं। इसी के साथ अत्यधिक तनाव होना, शराब का अत्यधिक सेवन करना, ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। और इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए इसके बारे में भी मैं अगले स्लाइड्स में कुछ आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। और वैसे जो अपरिवर्तनीय घटक बोलते हैं, जिसको हम नॉन मॉडिफाइड बोलते हैं, जो अपने हाथ में नहीं है, जो होना है सो होना है, तो इसमें आयु है, मतलब बढ़ती उम्र का हमारे हाथ में कोई इलाज नहीं है, वो तो बढ़ने वाला है। साथ ही पुरुष जो है वो अधिक संवेदनशील होते हैं हार्ट अटैक के लिए। महिलाओं में खासकर उम्र के 45 तक, मतलब जो उनका जब माहवारी होती है उनको, या फिर मंथली मेंसेस जो होते हैं, तब तक उनके हार्मोन्स अच्छे श्रीकांत, रहते एक हैं। मिनट। हाँ श्रीकांत, आरिफ हाँ शेख हाँ। जी, मेरी विनंती है आप स्क्रीन के साथ छेड़खानी बंद करें। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज स्क्रीन के साथ छेड़खानी बंद करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है, कृपया ऐसा ना करें। मैं आपसे विनंती करता हूं, प्लीज। यस। नहीं तो मुझे साइबर सेल को रिपोर्ट करना पड़ेगा। कृपया ये बंद कीजिए सर, प्लीज। हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि बढ़ती उम्र का कोई इलाज नहीं है। साथ ही पुरुष महिलाओं में थोड़ा प्रोटेक्शन होता है उम्र के 45 तक, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर हार्मोन्स एंड मंथली ब्लड लॉस। बट जैसे ही मेनोपॉज हो जाता है तो महिलाएं भी पुरुष के समान ही हार्ट अटैक के लिए जोखिम हो जाती है। और फैमिली हिस्ट्री, मतलब अगर किसी के घर में मान लीजिए कि मम्मी पापा को कम उम्र में हार्ट अटैक आया हो, 50 एज में, तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि उनके बेटों को, भाइयों को भी जल्दी उम्र में हार्ट अटैक। ये अपने हाथ में नहीं है, जिस मतलब ये जेनेटिक्स अपने हाथ में नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड। हम हार्ट अटैक का डायग्नोसिस कैसे करेंगे? कार्तिक, इसमें जो थोड़े से मार्किंग आए हैं ना, इसमें तो मैं शेयर करूं क्या, यहाँ से स्क्रीन चलेगा? आप भले ही कर दें। उन्होंने वो क्या होता है आजकल, ये जो हैकर्स होते हैं ना, ये लोग हैक कर लेते हैं। तो ओके ये जूम को किया गया है, तो अगर ये बंद नहीं हुआ तो फिर मैं साइबर पुलिस को अभी इमीडिएटली इंटीमेट कर सकता हूँ। हाँ। ओके। तो ठीक है, अभी जैसा है वैसा हाँ, हम वैसे स्टार्ट ही कर करते हैं। दें। हाँ, यस यस। तो कैसे पहचाने कि हार्ट अटैक आया है? एक सबसे पहले तो लक्षण जो हमने बताए थे, छाती में दर्द होना, जबड़ों में दर्द होना। साथ ही कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जैसे ईसीजी, इको, और कुछ ब्लड टेस्ट, इसके बारे में मैं बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। ईसीजी सबसे बेसिक टेस्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। ये आजकल शायद हर क्लिनिक में हो जाता है, और काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। शायद 150 रुपए से 350 रुपए में ईसीजी हो जाता है। इसमें सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। पेशेंट लेटता है, आपके चेस्ट के ऊपर 6 बल्ब लगते हैं ईसीजी के, और ये जो आप पेपर देख रहे हैं, ग्राफ पेपर, वहां पे हार्ट के एक्टिविटीज हम नोट करते हैं। तो इसमें हार्ट अटैक में काफी कुछ चेंजेस ईसीजी में हम देख लेते हैं। तो बहुत बार क्या होता है ना कि ईसीजी नॉर्मल आता है बहुत सारे लोगों का, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्लॉकेजेस नहीं है। अंदर आपको 90-95% ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, और साथ ही आपका ईसीजी भी नॉर्मल आ सकता है। बट जब हार्ट अटैक आ जाता है, मीन्स जब 100% ब्लॉक होने लगता है, आपको सीने में काफी चेस्ट पेन हो रहा है, तो डेफिनेटली ईसीजी में चेंज आता है। और इस पर से हम डायग्नोस कर सकते हैं आपका हार्ट रेट कैसा है, आपको कितना मेजर हार्ट अटैक है, और कौन से वेसल का, मतलब जो हार्ट में 3 मेन पाइप्स होते हैं, तो कहाँ पे कितना ब्लॉकेज शायद हो,
हम इससे अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है 2D इको टेस्ट, जिसको हम हार्ट का सोनोग्राफी बोलते हैं। ये काफी सिंपल टेस्ट है, बड़े हॉस्पिटल्स में या फिर कार्डियोलॉजी के क्लिनिक में होता है। सिंपल सा टेस्ट है जिसमें कोई पेन नहीं होता है। आपको बेड पे लेटना होता है और आपके हार्ट की तरफ, जैसे हम पेट का सोनोग्राफी करते हैं वो हार्ट का सोनोग्राफी होता है। इसमें 95% तक आपका हार्ट का सब एक्टिविटी पता चल जाता है। काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, 1,000 से 2,500 तक इसका कॉस्ट होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी का मशीन या फिर कौन सी इंस्टीट्यूट में करा रहे हो। इसमें ना सिर्फ हार्ट अटैक का पता चलता है, बट अटैक आके हार्ट फेल हुआ है क्या, आपके वॉल्स मतलब जो झड़प रहती है आपके इसमें, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, हार्ट के आजू बाजू में कोई पानी जमा है क्या। तो लगभग 95% तक आपको हार्ट अटैक के बारे में इसमें पता चल जाता है और उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशन भी पता चल जाता है। 2D को में सबसे पहले चेंजेस आते हैं जब भी ब्लड फ्लो बंद होने लगता है हार्ट का, तो हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना कम हो जाता है। ये ईसीजी से भी पहले ईको में पता चल जाता है। इसका एक ही ड्रॉबैक है कि ये छोटे सिटीज में नहीं होता है, जैसे तालुका में शायद आजकल आ रहे हैं, बट खेड़े गांव में वगैरह टिक तो के बहुत रखती हूँ मैं तो ट्रैवल। बहुत कम होता है ये। लेकिन बड़े सिटीज में हर एक हॉस्पिटल में आजकल 2D को टेस्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड और इम्पोर्टेंट टेस्ट है हार्ट अटैक जानने के लिए ब्लड टेस्ट, जिसमें आपने सुना होगा बहुत बार ट्रोपोनिन करके टेस्ट होता है। उसमें ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी टेस्ट होता है, और दूसरा सीकेएम भी होता है। ये तीन जो टेस्ट हैं, ईसीजी, इको एंड ट्रोपाई, और साथ ही में आपके लक्षण, इससे 100% आपका डायग्नोसिस हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक कितना मेजर है या नहीं है, हमको वरीसम होना है या नहीं, हमको एडमिट होना है या नहीं होना है। ये सब इन सब तीन टेस्ट से पता चल जाता है। ट्रोपोनिन टेस्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट ये टेस्ट है कि ये 4 घंटे के बाद ही ब्लड में पॉजिटिव आता है। तो मान लीजिए आपको हार्ट अटैक आया है, आपको पेन हो रहा है 1 घंटे से, और ये ब्लड टेस्ट हम तुरंत करा लेते हैं तो ये निगेटिव ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार्ट अटैक नहीं आया है। 4 घंटे के बाद ही हम ये ब्लड टेस्ट करते हैं तब पॉजिटिव आता है। और बहुत बार समझो ये निगेटिव आ गया, बट फिर भी डॉक्टर्स को, आपके कार्डियोलॉजिस्ट को लग रहा है कि नहीं, इसको हाई चांसेस है हार्ट अटैक के सिम्टम्स के। एक बार अगर निगेटिव आया तो हम 6 घंटे के बाद फिर से उसको रिपीट करके कंफर्म करते हैं कि हाँ ये निगेटिव ही है। नेक्स्ट टाइम अगर पॉजिटिव आता है तो 100% हम हार्ट अटैक का डायग्नोसिस कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी काफी सस्ता टेस्ट है, 1,000 से 2,000 के बीच में हो जाता है। कंपटीशन तो में। समय पर उपचार करना हार्ट अटैक का सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम इज लाइफ, ऐसा हार्ट अटैक के बारे में बोलते हैं हम लोग। हर एक मिनट आपको 5% की लाइफ आपका वेस्ट कर सकता है। हर एक मिनट आपको आपका फ्यूचर 5% से कम कर सकता है। हृदय की जो मांसपेशियां होती है वो रक्त के लिए काफी भूखी होती है, उनको हर सेकंड पे ब्लड फ्लो चाहिए होता है। जीवित रहने और काम करते रहने के लिए इसे हर समय रक्त की आवश्यकता होती है। अगर हृदय की मांसपेशी मरने लगे तो उसके पास जीवित रहने के लिए बहुत कम समय होता है। इसलिए हमको बहुत जल्दी एक्ट करना होता है हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट के लिए। अगर हम समय रहते इस पर ध्यान दें तो हम इस क्षति को कम करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आपके बचने की सबसे अच्छी संभावना तब होती है जब आपको दिल का दौरा पड़ने के पहले लक्षण के 90 मिनट के भीतर आपको आपातकालीन उपचार मिल, मतलब इमरजेंसी जो भी आपको सर्विस मिल रही है, ट्रीटमेंट मिल रहे हैं। क्या झालं बेटा? 2 मिनिट ना, आता काही बोलू नको, सॉरी। तो जैसे आपको फर्स्ट लक्षण आता है और आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, और विद इन 90 मिनट्स अगर आपको वो ब्लड फ्लो, ब्लड क्लॉट जो हो गया उसको तोड़ने की ट्रीटमेंट अगर मिल जाती है तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। आप हेल्दी रहेंगे, आपका हार्ट का मसल भी डैमेज नहीं होगा, और आपका हार्ट फेल होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। कुछ तो नुकसान होता है थोड़ा बहुत, बट उसको हम कवर कर सकते हैं और आपकी लाइफ हम बचा सकते हैं। इसलिए टाइम पे उपचार होना और समय पे उपचार होना हार्ट अटैक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, ये जो जैसे मैं काफी एजुकेट करता हूँ नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में, काफी मैंने जनरल प्रैक्टिशनर्स को एजुकेट किया है, काफी पब्लिक अवेयरनेस किया है। और वहाँ पे कुछ, जैसे मैंने बताया, कुछ इको टेस्ट वगैरह नहीं होते हैं वहाँ पे, कभी कभी ब्लड टेस्ट भी नहीं होते हैं। और जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जैसे एंजियोप्लास्टी या फिर कुछ इंजेक्शन वो नहीं होते हैं। तब अगर हम डायग्नोसिस कर लेते हैं तो उनको शिफ्ट करने में बहुत बार 1 घंटा 2 घंटा लगते हैं। तो हमने क्या करना चाहिए, तो ये 3 मेडिसिन तुरंत उनको चबाने के लिए दे देना चाहिए, जिसमें आता है एस्पिरिन 325 mg,
क्लोपिडोग्रेल 300 mg और अटोरवास्टैटिन 80 mg। तो एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल जो है वो खून पतले की गोलियां हैं। जैसे मैंने बताया कि जब 100% ब्लॉक होता है तब अटैक आता है। ये गोलियां क्या करती है, जो अटैक आके गया उसको तो रिवर्ट नहीं करेंगी, बट आगे का जो वहां पे खून का जमाव हो रहा है और हार्ट अटैक मेजर होता जा रहा है उसको रोकथाम जल्दी कर देंगी और आपको समय देंगी ये अच्छे हॉस्पिटल पहुंचने का और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देने का। साथ ही सॉर्बिटेट नाम का जो गोली है 5 mg का होता है, वो जीभ के नीचे रखना होता है जब आपको चेस्ट पेन वगैरह हो। तो ये भी अपने को समय देता है हॉस्पिटल पहुंचने का। ये क्या एक्ट करता है, जो अपने ब्लड वेसल्स है उसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता है ताकि ब्लड फ्लो आगे चलता रहे। तो मैं काफी डॉक्टरों को, काफी फैमिलीज को एजुकेट कर चुका हूँ कि ये मेडिसिन आप अपने पास रखिए। और मेरे को बहुत बार व्हाट्सएप पे इसी चीज जो आते हैं ये तुरंत हम दे देते हैं और पेशेंट को टाइम मिल जाता है हमारे हॉस्पिटल तक आने का। नेक्स्ट स्लाइड। ये हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट। अभी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो इंजेक्शन और एंजियोप्लास्टी होता है। तो इंजेक्शन दो टाइप के होते हैं। एक लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन करके होता है, मतलब हिपेरिन मीन्स एक ब्लड थिनर इंजेक्शन रहता है वो, जो अटैक तो आके गया उसको आगे रोकथाम करना और थोड़ा रिवर्सल करना, इसके लिए ये काम में आता है। ये पेट में इसका इंजेक्शन देते हैं, बहुत छोटा सुई होता है इंसुलिन के जैसा। और उसका डोज जो है आपके वेट के हिसाब से, और आपको दूसरे कोई बीमारी है क्या, जैसे किडनी है या फिर लंग्स का, उस हिसाब से इसका डोज डिसाइड होता है। और थ्रोम्बोलाइसिस करके जो ट्रीटमेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पुराना ट्रीटमेंट है। इसमें 3 इंजेक्शन होते हैं जिसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। एक होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसकी कीमत होती है 2 से 4 हजार रुपए तक। ये 1985 1990 से अपने इंडिया में यूज में आया है। ये इंजेक्शन क्या करता है, जो क्लॉट ऑलरेडी बन चुका है उसको फोड़ने फोड़ने में हेल्प करता है, या फिर फोड़ ही देता है उसको, ताकि क्लॉट सरक जाए और आगे ब्लड फ्लो होता रहे। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इससे थोड़े से रिएक्शंस आ सकते हैं या फिर बीपी कम ज्यादा हो सकता है। बट इन्होंने करोड़ों लोगों की जानें बचाई हैं, तो ये मोस्ट फेवरेट इंजेक्शन माना जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेस, जो हर तालुका प्लेस से लेके हर सिटी में अवेलेबल है। और दूसरे जो न्यू इंजेक्शन है पिछले 20 सालों में जो आए हैं, रेटेप्लेस एंड टेनिक्टेप्लेस, जिसकी कीमत 30 हजार से 50 हजार तक रहती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और लाइफ सेविंग इंजेक्शन है। अगर आपका डायग्नोसिस हो चुका है हार्ट अटैक, तो बिना झिझक ये इंजेक्शन ले लीजिए। हमको बहुत बार पेशेंट के रिलेटिव के फोन आते हैं मुझे कि सर हमको हार्ट अटैक आया है और यहाँ का डॉक्टर बोल रहा है कि 50 हजार का तो इंजेक्शन देना तूने पड़ रहा लो है, तो दे दूं क्या? या मैंने तो मैंने किया था 100% आपने तो देना चाहिए। ये आपकी लाइफ और आपका फ्यूचर बचाएगा। काफी इसने पिछले 10-15 सालों में काफी जानें बचाई हैं तालुका प्लेसेस में। जो अभी डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, फिजिशियंस बढ़ रहे हैं, वहां पे लोगों को प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल रहा है इन इंजेक्शन की वजह से। और ये क्या है, सिर्फ 1 सेकंड में 2 सेकंड में इंजेक्शन दिए जाते हैं। जैसे आपने इंजेक्शन दिया, वो तुरंत हार्ट की तरफ जाएंगे इंजेक्शन, और हार्ट अटैक में जो ब्लड क्लॉट हुआ है हार्ट के वेसल में उसको वो तोड़ देते हैं और ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। पेशेंट काफी रिकवर हो जाते हैं इसमें। उसके बाद हम उनको हायर सेंटर में शिफ्ट करते हैं। तो जब भी आपको कोई डॉक्टर या फिर कार्डियोलॉजिस्ट बोलता है कि हाँ इनको हार्ट अटैक आया है, और 30 हजार से 50 हजार को बेझिझक आप दे दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है इसमें, डिसीजन लेने में हमने कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी सभी बीमारियां हमको 1 घंटे से 1 दिन तक की मोहलत देती हैं सोचने के लिए, बट हार्ट अटैक आपको 1 मिनट भी नहीं देता है। नेक्स्ट स्लाइड। आपने काफी सुना होगा एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी के बारे में। एंजियोग्राफी क्या होता है, आपको एडमिट होना होता है। आपके हाथ के रिस्ट जॉइंट से या फिर आपके जांघों में से एक वायर डालते हैं भूल देके, और हार्ट की तरफ लेके जाते हैं। और हार्ट के स्पेशल अलग अलग एंगल से कुछ एक्सरे लेते हैं। और इसमें 100% पता चलता है कि जो अपने हार्ट के मेजर 3 ब्लड वेसल्स है जिससे अपना हार्ट को ब्लड सप्लाई होता है, उसमें कहाँ पे ब्लॉकेजेस है, कहाँ पे अटैक आया है, और उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंजियोप्लास्टी से होगा या फिर कुछ इंजेक्शन से होगा। ये सब इन चीजों में पता चलता है। ये तालुका प्लेसेस में बहुत कम है, मराठवाड़ा में शायद एक दो तालुका प्लेसेस में होगा, बट डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में हर जगह आ चुके हैं। और सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में आजकल मराठवाड़ा में 7 से 15 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इसलिए लोगों के लिए काफी अच्छा हो चुका है ट्रीटमेंट हार्ट अटैक का। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये 24 घंटे डॉक्टर भी, और डॉक्टर को हेल्प करने के जो टेक्नीशियन रहते हैं वो शायद अवेलेबल हो ना हो बता नहीं सकते हैं।
बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में रहते हैं वैसा, बट टायर 3 सिटीज जो है अपने डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस वहां पे होते हैं ये, बट रात बेरात में शायद उतने अवेलेबल ना हो। ऐसे टाइम में हम उनको थ्रोम्बोलाइसिस करके इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी ये सबसे अच्छा उपचार ऑप्शन है हार्ट अटैक के लिए, अगर इसका समय पर उपचार किया जाए। मतलब अगर आपको हार्ट अटैक आया है और आप बड़े हॉस्पिटल में गए हो जहाँ पे कैथ लैब है और जहाँ पे एंजियोग्राफी की सुविधा है, तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। अगर आप प्राइवेट में कराना चाहते हो, मतलब आपके पास कोई इंश्योरेंस या फिर कोई अ, जो राशन कार्ड नहीं है, तो आपको लगभग 1.5 लाख से 4 लाख तक खर्चा आ सकता है इसमें। अगर आप इंश्योरेंस में है तो कोई खर्चा नहीं आएगा। और आजकल जो काफी गरीब पेशेंट है, जिनके पास वो पीला या फिर केसरी राशन कार्ड होता है, जिनके पास कोई पैसे नहीं है, उनको भी ये ट्रीटमेंट आजकल फ्री में है। उनको भी कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर समय रहते आप एंजियोप्लास्टी हो जाए तो आपका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अभी जैसे हमने जान लिया है कि हार्ट अटैक आ गया है, लक्षण हो गया और उसका ट्रीटमेंट भी हमने करा लिया है। बहुत बार एंजियोग्राफी के बाद पता चलता है कि बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं अंदर, कुछ ट्रीटमेंट शायद ऑप्शन नहीं है। तो भविष्य में कुछ विकल्प आ रहे हैं अभी, जैसे ईईसीपी करके है, जिसको हम नेचुरल बाईपास भी बोलते हैं। मराठवाड़ा में 2-3 जगह पे ही है ये, जो कि मेरे पास भी है एक, पिछले 4 साल से। ये उन लोगों के लिए है, हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट नहीं है ये, बट हार्ट अटैक आने के बाद 15-20 दिन के बाद जब आपको पता चलता है कि आपको काफी ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं और आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने आपको बताया है कि इनका ना तो हम एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं ना फिर बाईपास कर सकते हैं। क्यों ऐसा क्योंकि काफी क्रिटिकल ब्लॉकेजेस है जहाँ पे हम कुछ स्प्रिंग वगैरह नहीं लगा सकते हैं, या फिर किसी का एंजियोप्लास्टी बाईपास हो चुका है फिर भी उनको बार बार ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, उन उसके लिए ये नेचुरल बाईपास है। और कुछ लोग ना काफी डरते हैं, मतलब उनको सुई से भी डर लगता है, उनको लगता है मुझे हॉस्पिटल ही नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नेचुरल वे में चाहिए, उनके लिए ये ट्रीटमेंट है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी नेक्स्ट टाइम मैं इस बारे में बता दूंगा। मैंने जस्ट एक आपको पॉइंट बताया कि ये एक ऑप्शन है हार्ट अटैक आने के बाद की लाइफ आपकी अच्छी करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। और पाठवते थांब, लगेच पाठवते, भरपूर आहे। तो हमने अभी तक जाना कि हार्ट अटैक कैसे होता है, और जो हार्ट अटैक है वो 100% वेसल्स का ब्लॉक होने के बाद होता है। बट हार्ट अटैक आने के पहले कुछ चेतावनी संकेत आते हैं, जिसको हम वार्निंग साइंस बोलते हैं। अगर हमको कोई वार्निंग साइंस पता चल जाए तो मान लीजिए 100% ट्रस्ट में आपको हार्ट अटैक आने से रोका जा सकता है, अगर आप उन संकेतों को सीरियसली ले और आप डॉक्टरों को दिखाएं। तो ये चेतावनी संकेत मीन्स वार्निंग साइंस क्या है? तो चलते समय या फिर सीढ़ियां चढ़ते समय आपको सीने में दर्द होता है या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, और जैसे ही आप बैठते हो ना तो आपको अच्छा लगता है। चल पाए तो जैसे आप चल रहे हैं तो आपको सीने में दर्द है, और जैसे आप बैठ जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो साथ ही साथ चलने पर जबड़े या फिर कंधे में दर्द होता है और बैठने पर वो कम हो जाता है। तो ये 100%, 99% ये हार्ट अटैक का आने के संकेत होते हैं, तो ब्लॉकेजेस के संकेत होते हैं। जैसे आपको मान लीजिए 80%, 90% ब्लॉक है, तो ऐसे संकेत आते हैं। बहुत सारे लोगों को सिर्फ जलन रहती है यहाँ पे चलने पर, और वो फिर बैठने के ऊपर कम हो जाता है। तो आपको ब्लॉक तो है बट 100% नहीं है, तो आपको अटैक आने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर साथ ही में आपको कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे आपको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री किसको बोलते हैं? जिसके फैमिली मेंबर में 50 या फिर उसकी कम उम्र में हार्ट अटैक आया हो, या फिर जिसको काफी स्ट्रेस है। तनावपूर्ण लाइफस्टाइल जो है वो मैंने पिछले 10 साल में देखा है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होते जा रहा है। अच्छे से नींद ना होना, बहुत ज्यादा काम करना, खुश ना रहना, और ऊपर से क्या करते हैं लोग, स्मोकिंग भी करते हैं, पुरुष लोग स्पेशली। एक तो टेंशन रहता है और वो मिटाने के लिए स्मोकिंग करते हैं, तो ये दोनों तरफ से आप पे वार करता है। अगर आपको स्ट्रेस है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो आप रेगुलर चेकअप कराइए। और इसके साथ साथ अगर आपको चलने पर दर्द हो रहा है तो तुरंत आप डॉक्टर को मिलिए। आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, हम उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अगर हमको ये वार्निंग साइंस आ रहे हैं तो हमने क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमने अपने जो नजदीकी डॉक्टर हैं
जो नजदीकी कार्डियोलॉजिस्ट हैं या फिर एमडी है या फिर आपके जो प्रैक्टिशनर है उनको ये बताना चाहिए। हर एक डॉक्टर इन चीजों को काफी सीरियसली लेते हैं और आपको गाइड करते हैं। बेसिक टेस्ट आपने कर लेने चाहिए, जैसे आपका बीपी कितना है, आपने ईसीजी निकाल लेना चाहिए, आपने ई2डी को करना चाहिए, आपने हीमोग्लोबिन चेक करना चाहिए आपका, और कोलेस्ट्रॉल या फिर शुगर कितना, ये बेसिक टेस्ट आपको ये सब सिम्टम्स आने के बाद कर लेनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है ना, हीमोग्लोबिन कम रहने की वजह से भी सांस फूलती है और चलने पर दर्द होता है, और इंडिया में सबसे मेन कारण जाना जाता है वो तो, स्पेशली इन फीमेल्स। तो आपका अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उसका ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑप्शन होता है, उसके बाद हम हार्ट का देखते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया इसमें टीएमटी टेस्ट भी कराना होता है। टीएमटी टेस्ट मीन्स क्या है, ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं उसको। जैसे हम सो के ईसीजी निकालते हैं रेस्टिंग फेज में, वैसे हम मशीन पे, जो जिम में मशीन होता है ट्रेडमिल, उस पे चलते चलते ईसीजी निकालते हैं, और उसकी एक डिसाइडेड स्पीड होती है, ये कंप्यूटराइज टेस्ट होती है ये। तो इसमें हम आपको चलाते हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ाते हैं, आपका बीपी बढ़ाते हैं, और हार्ट का ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ाते हैं हम लोग, कि आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो ऑक्सीजन ज्यादा होता है, डिमांड ज्यादा होती है, और उसी के साथ उतना ऑक्सीजन आपका सप्लाई हो पा रहा है क्या बॉडी का, वो देखते हैं। तो अगर आपका ऑक्सीजन का जितना डिमांड है अगर उतना सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो आपको ब्लॉकेजेस के चांसेस होते हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि आपके ईसीजी में चेंजेस आते हैं ये चलते समय, या फिर आपको चलते समय ये मशीन पे सीने में दर्द होता है, या फिर सांस फूलती है। इसलिए ये टेस्ट अटैक आने के पहले काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो हर जो 35 साल के ऊपर के लोग हैं, चाहे आपको कोई सिम्टम्स या साइंस हार्ट के हो या ना हो, अपने साल में एक बार तो ये टेस्ट करा ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको अगर कोई हिडन मतलब छुपी अगर हार्ट की कोई भी बीमारी है तो ये टेस्ट में पता चल जाता है। ये काफी आसान है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। सिर्फ 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक हो जाती है, और इसमें ओवरऑल हार्ट का हमको परफॉर्मेंस पता चलता है। मतलब आपको एक्सरसाइज कैपेसिटी कितनी है, आप कितना चल पाते हैं 2-3 मिनट या फिर 10-12 मिनट, उसका इसमें पता चलता है अपने को। और इससे आपको डॉक्टर काफी कुछ सलाह दे सकता है। समझो मान लीजिए ब्लॉकेजेस भी नहीं है, बट आपको बता सकता है कि आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी बहुत कम है, तो आपको वो हिसाब से गाइड करेंगे एक्सरसाइज करने के लिए, या फिर आपको बताएंगे कि आपका हार्ट हेल्दी है, वेरी गुड, आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं करते रहिए, और साल में एक बार ये टेस्ट हमें कर लेना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। एक सीटी स्कैन होता है जिसमें हम हार्ट का एंजियोग्राफी कर लेते हैं, विदाउट एडमिशन और विदाउट वो जो मैंने बताया था वायर, मतलब बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ ना करते हुए ये टेस्ट हो जाती है। ये 100% इसमें करेक्ट पता चलता है कि आपको ब्लॉकेजेस है या नहीं है तो कहाँ है। ये काफी इंफॉर्मेटिव होती है, इसमें लगभग ना के बराबर रिस्क होती है। इसमें एडमिट होने की जरूरत नहीं है, बट ओनली थिंग इधर थोड़ा कॉस्टली होता है, मतलब 12,000 से 16,000 तक होता है। ये हम किनको एडवाइस करते हैं, जिनका हम ट्रेडमिल नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ लोग काफी एंजियस होते हैं, मतलब काफी ज्यादा सोचते हैं, बार बार उनको चेस्ट पेन होते रहता है, सब टेस्ट हो गए उनके। जैसे कुछ 30-35 साल के मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैंने 100 बार ईसीजी निकाल लिया, 20 बार ईसीजी निकाल लिया, हर बार नॉर्मल आता है, टीएमटी नॉर्मल, फिर भी चेस्ट पेन हो रहा है। तो ब्लॉकेजेस की वजह से है या नहीं है जानने के लिए हम लोग ये सीटी एंजियोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो फिर हमको वो एडमिट होके एंजियोग्राफी करना पड़ता है। तो हमने अभी तक देखा कि क्या लक्षण है, वार्निंग साइंस है, ट्रीटमेंट है। तो अभी हम ये करते हैं, सोचते हैं कि अगर हार्ट अटैक आना ही ना हो तो हमने क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए। ये सभी हेल्दी लोगों के लिए है, मतलब जिनको तकलीफ है उनके लिए भी, और जो हेल्दी है उनके लिए भी। तो हमने फोकस करना चाहिए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स पे, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताए थे, जो हम बदलने योग्य जो जोखिम घटक है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। स्मोकिंग और अल्कोहल, इनसे हमको दूर रहना चाहिए। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको 2 से 4 गुना तक हार्ट अटैक के प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं। क्यों आते हैं वो, क्योंकि जब आप स्मोक करते हैं निकोटिन के इफेक्ट की वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ता है। हार्ट रेट बढ़ने की वजह से विनेगर भी मिक्स अपन को। श्रीकांत कंटिन्यू कीजिए।
हाँ, मैं ऑडिबल था ना अभी कार्तिक? यस। हाँ, मैं फिर से ये स्लाइड रिपीट करता हूँ, शायद मैं गलती से म्यूट हो गया था। नहीं तो नहीं, आप हमको, म्यूट नहीं हुए, किसी ने बात किया तो वो आपका ये हो गया, कोई ओके बात नहीं, आप रिपीट कर सकते। ओके ओके, तो ये स्लाइड जैसे मैं बताता हूँ, स्मोकिंग जो होता है, स्मोकिंग 2 से 4 गुना तक आपका हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि वो हार्ट रेट बढ़ाता है। हार्ट रेट बढ़ाने से ब्लड वेसल्स के अंदर इंजुरी करता है छोटे छोटे, और वहां पे फिर कोलेस्ट्रॉल या फिर ब्लड का जमा होना चालू हो जाता है। तो स्मोकिंग ना सिर्फ हार्ट का, बट ब्रेन का, मतलब ब्रेन स्ट्रोक जो बोलते हैं, लकवा बोलते हैं, उसके भी चांसेस काफी बढ़ा देता है। और जब आप बंद कर देते हैं स्मोकिंग करना, तो काफी रिवर्स इफेक्ट आने लगता है। चाहे आप कितना भी या कितने भी लंबे समय तक धूम्रपान करते आ रहे हो, धूम्रपान छोड़ने से आपको फायदा ही होता है। अगर आपको पहले से ही कोरोनरी हार्ट डिसीज है, मतलब ब्लॉकेजेस है, तो स्मोकिंग छोड़ने से फिर से दिल का दौरा या फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस भी कम होने लगते हैं। स्मोकिंग, हाई बीपी और स्ट्रेस, ये काफी डेंजर फैक्टर्स है। एंड अवॉइड एक्सेस अल्कोहल। एक्सेस अल्कोहल मीन्स ज्यादा ड्रिंक मत कीजिए। ज्यादातर जो ड्रिंक या फिर शराब जो होती है, दारू जो होती है, उसके जो स्टडीज हैं वो अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज में हुआ है, और वहां ऐसा बोला गया है कि आप अल्टरनेट डे 60 का पैक आप ले सकते हैं, एंड दैट इज गुड, एंड मतलब आप ले सकते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। तो फॉरेन कंट्रीज में कैसा होता है ना, वो काफी इन चीजों को पालते हैं। इंडिया में कैसा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप 60 लेंगे, 120 ml लेंगे, उसके बाद आपको अच्छा लगने लगेगा तो और भी शराब पियेंगे आप। और उसके साथ क्या होता है, आप चखना लेते हैं, मतलब सॉल्टी फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, उसकी वजह से और भी धोखा हो जाता है। इसलिए इंडियन पॉपुलेशन को हम बताते हैं कि आपने शराब पीना ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 60 ml लेके कभी रुकेंगे नहीं। वहीं से उनका पीना ज्यादा चालू होता है, और उसके साथ धूम्रपान भी होता है, और कुछ हाई सॉल्ट, हाई कोलेस्ट्रॉल के ये भी हो जाते हैं। खाना भी ज्यादा खा लेते हैं। तो हार्ट अटैक ही नहीं आता है सिर्फ एक्स्ट्रा अल्कोहल से, बट हार्ट डायलेट भी होने लगता है, मतलब कि हार्ट के मसल अंदरूनी कमजोर होने लगते हैं, जो कि फिर उसका कोई इलाज नहीं है सिवाय हार्ट ट्रांसप्लांट के, जो ज्यादा शराब पीते हैं उनके लिए। तो आपको अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड ही करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर आपको हाई बीपी है या फिर हाई ब्लड शुगर है, तो उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन ये है कि आपका जो रक्त वाहिनी है, ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर से जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उसका जो प्रेशर ब्लड वेसल पे आता है, उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो बहुत बार क्या होता है ना, मैं देखता हूँ मेरे प्रैक्टिस में डेली 5-6 पेशेंट ऐसे होते हैं, डरे हुए होते हैं कि हाई बीपी आने से, कि सर हमको बीपी की गोली लग गई, तो ऐसा सोचते हैं जैसे उनकी लाइफ खत्म हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना आपका जरूरी है। लोगों में क्या लगता है कि एक बार गोली चालू हो गई तो कभी खत्म नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल से रहे, तो शायद आपकी गोली बंद हो या फिर डोज कम हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना जरूरी है, शायद चाहे आप गोली पे हो या गोली पे ना हो। नहीं तो क्या होता है, हाई बीपी से ब्लड प्रेशर का जो फोर्स होता है ब्लड वेसल पे, बहुत फास्ट होता है, और अंदरूनी इंजुरी होने लगती है ब्लड वेसल को। और धीरे 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 फिर ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं, मतलब इसको हम एंड ऑर्गन डैमेज बोलते हैं। बड़े वेसल्स को स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता है, बट समझ मान लीजिए मेरा ब्रेन है, और ब्रेन में काफी हद तक एंड तक जो ब्लड वेसल जा रही है, वहां पे धीरे धीरे ब्लॉकेजेस आना चालू हो जाते हैं, और ब्रेन काम करना कम करता है, किडनी काम करना कम करता है। उस तरह हार्ट का भी काम करना कम होता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है ना, पेशेंट 1-2 महीने या फिर मैक्सिमम 1 साल पेशेंट गोली लेता है, फिर बोलता है मुझे कुछ भी नहीं है, हर बार क्लिनिक जाता हूँ तो बीपी मेरा नॉर्मल रहता है, तो मैं गोली क्यों लूं? और वो बंद कर देता है। और ऐसे पेशेंट 1-2 साल में हमारे पास आते हैं, हार्ट फेल लेके, हार्ट अटैक लेके, या फिर स्ट्रोक लेके। क्योंकि क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई बढ़ने के साइंस वो जल्दी नहीं दिखाता, धीरे 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 हर एक ऑर्गन को वो डैमेज करने लगता है। तो आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना इसलिए काफी जरूरी है। अगर आपको हाई बीपी का गोली चल रहा है, तो आप आपके डॉक्टर के पास हर 3 महीने में जाएं, भले ही आपको कोई तकलीफ हो या ना हो, उनके पास आप बीपी चेक कराएं और गोली का मैनेजमेंट लें। और जो मैंने बताया मिथ है एक बीपी के बारे में, कि एक बार शुरू होने पर कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको गोली देना है या नहीं देना है।
उसी तरह से शुगर भी कंट्रोल करना काफी जरूरी है, क्योंकि शुगर से ना तो ब्लड वेसल्स, ना सिर्फ ब्लड वेसल्स बट नर्व एंडिंग जो है, अपने नर्व्स जो होते हैं, जो अपने सेंसेशन देते हैं हाथों को पैरों को, वो भी डैमेज करने लगता है। तो बहुत बार आपने भी सुना होगा या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स में भी कोई पेशेंट होंगे जो जिनको हाई शुगर है, और उनको फिर हाथों को पैरों को जलन महसूस होती है या फिर चींटियां है जैसा, मूंगिया है जैसा लगता है। वो हाई शुगर की वजह से होता है। अगर आपको हाई शुगर का गोली है, तो आप हर 2 महीने में फास्टिंग एंड पोस्ट मील, मतलब खाने के पहले और खाने के बाद का शुगर का जांच कराइए और उसका ट्रीटमेंट लेते रहिए। दूसरा एक मिथ है कि इंसुलिन से काफी डरते हैं लोग, बट इंसुलिन एक अच्छा चॉइस है। हर किसी को कोई डायबिटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब नहीं करता है। जिसको जरूरी है उन्हीं को हम लोग इंसुलिन देते हैं। मतलब जिनको 1 2 3 4 मेडिसिन से भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, उन्हीं के लिए हम इंसुलिन चूज करते हैं। अगर आपको डॉक्टर सलाह दे रहे हैं इंसुलिन की, तो आप उन पे विश्वास रखिए और इंसुलिन लीजिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुगर इज पॉइजन। मैं तो हर एक पेशेंट को बोलता हूँ, भले ही उनको डायबिटीज हो या ना हो। शुगर मीन्स मैं शक्कर की बात कर रहा हूँ जो हम खाने में यूज करते हैं। वो काफी कुछ इन्फ्लामेटरी चेंजेस, मतलब सूज के चेंजेस अपने बॉडी में लाता है। आप ये जानिए कि अगर आप शुगर यानी शक्कर पूरा बंद करके देखिए 15 20 दिन के लिए, आप देखिए आप में कितना डिफरेंस फील होगा आपके खुद के बॉडी में। आपका चेहरा जो थोड़ा सा सूजा हुआ लगता है, वो अच्छा लगने लगेगा। आप थोड़ा फेयर दिखने लगेंगे। आप में एनर्जी आती है, मतलब चुस्ती महसूस होती है, चैतन्य जो बोलते हैं वो महसूस होने लगता है, थकान जो है वो कम होने लगती है। और सबसे मेन, शुगर बंद करने से आपका वेट भी कम होने लगता है। वेट कौन सा, जो एक्स्ट्रा अननेसेसरली फैट का वेट है वो कम होने लगता है। क्योंकि हम, अगर मान लीजिए आपको ज्यादा फैट है, ज्यादा मोटापन है, और आप शुगर बंद कर देते हैं, तो आपके बॉडी को जो एनर्जी लगती है वो जो चर्बी जलने की वजह से मिलती है, फिर इसलिए आपका चर्बी भी कम होने लगता है। इसलिए आप शुगर पूरा ही बंद कर दीजिए खाने में। और आपको मीठा बहुत ही पसंद है, मतलब टेस्ट के लिए, तो आप उस टीविया करके पाउडर आता है या फिर शुगर फ्री, आप वो ले सकते हैं जिसमें 0 कैलोरीज होते हैं, जो वेट भी नहीं बढ़ाता है और आपको टेस्ट भी देता है। नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सरसाइज, यानी व्यायाम करना चाहिए। तो आइडियली, आदर्श रूप से प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट हमने एक्सरसाइज करनी चाहिए, और हफ्ता में कम से कम 5 दिन करना चाहिए। तो इसमें क्या क्या करना चाहिए हमने, या तो फास्ट वॉकिंग करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, स्विमिंग तैरना चाहिए, या फिर साइकिल चलाना, ट्रेनिंग, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आप जिम भी जा सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं मशीनों पे, या फिर बैंड से, या फिर पुशअप एंड स्क्वाट कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रनिंग करने से ही हार्ट अच्छा होगा ऐसा नहीं है, सिर्फ बैडमिंटन खेलने से ही अच्छा होगा ऐसा नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डिसिप्लिन, मतलब आपको डेली 30 to 45 मिनट खुद के लिए देने हैं, हफ्ते में 5 दिन देने हैं। अब मैं मेरी पर्सनल बात बताता हूँ, मैंने सब कुछ करके देखा है, और हर एक मतलब हर एक पेशेंट का, हर एक व्यक्ति का एक अलग ये होता है, पर्सनैलिटी होती है। किसी को वॉकिंग अच्छा लगता है, किसी को रनिंग, तो किसी को स्विमिंग। मैंने ये सब करके देखा है। मैंने कुछ दिन वॉकिंग किया है, कुछ दिन रनिंग किया है, कुछ दिन साइकिलिंग, कुछ दिन स्विमिंग, और फिर मैंने जिम भी लगाया पिछले 2 साल से। तो मुझे सबसे अच्छा जिम लगा मुझे, मेरे लिए। तो बट मैं क्या करता हूँ, डिसिप्लिन से जाता हूँ, डेली 1 घंटा जाता ही हूँ। मैं बीमार भी रहा तो मैं जाके बैठूंगा, बट मैं जाऊंगा। ये डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप चाहे कुछ भी एक्सरसाइज करो, सब एक्सरसाइज डेफिनेटली 100% अच्छे हैं, बट उसमें रेगुलरिटी आपने रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। वेट लॉस करना काफी इंपॉर्टेंट है, ना तो हार्ट, ना सिर्फ हार्ट के लिए बट बाकी सब चीजों के लिए। जैसे मैं आपको इसके फायदे बताता हूँ। अगर आपका वेट 5% तक आप कम करते हैं, मान लीजिए आपका वेट 100 किलो है और आप 5 किलो भी कम करते हैं, तो आपका बीपी नॉर्मल होने लगता है, और आपका शुगर भी धीरे धीरे लो होने लगता है, मतलब नॉर्मल की तरफ जाने लगता है। बहुत बार 10 किलो अगर आप वेट कम करते हैं ना, तो आपका 10 या 15 से बीपी कम होता है। बहुत बार गोलियां कम होती है, गोलियों पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। तो ये वजन जो घटाना है, वो किसी का नॉर्मल वेट है तो उसको नहीं घटाना है। जो ओवर वेट है, जो ओबेज हैं, जिनको मोटापन है, उनको कम करना है, जो हम बीएमआई जो बोलते हैं। हाइट के हिसाब से अगर आपका वेट नॉर्मल है तो आपको वजन घटाने की कोई जरूरत नहीं है, बट हाइट के हिसाब से आपका वेट काफी ज्यादा है तो आपको वेट कम करना ही चाहिए।
और जैसे हम 5 to 10% तक आपका वेट कम करते हैं तो आपको डायबिटीज से आप बच सकते हैं, बीपी कम होने लगता है, आपका नॉर्मल लगता है, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने लगता है। और फीमेल्स में जो पीसीओडी पीसीओएस के प्रॉब्लम्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होते हैं, वो कम होने लगते हैं। और अगर आप 10 से 15 किलो तक कम करते हैं तो इन सब चीजों के साथ साथ आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स, आपको रात को घूरने का जो प्रॉब्लम होता है और दिन भर थकान लगती है खराटे लेने का, वो प्रॉब्लम कम होता है। आपका एसिडिटी कम होता है, आपके घुटनों का दर्द कम होता है। इसलिए वजन नॉर्मल रहना ये बहुत ही हेल्दी चीज है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डाइट, ये सब फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे हर एक की कोई कम या फिर कोई ज्यादा नहीं, हर एक चीज को हम उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए। आपका डाइट भी काफी अच्छा होना चाहिए। आपने अवॉइड करना चाहिए फ्राइड आइटम्स और सिंपल शुगर। सिंपल शुगर मतलब क्या, जो शक्कर बोलता हूँ मैं वो, जो मिठाइयाँ होती है वो। और मैदा के सभी आइटम बंद करने चाहिए, जैसे केक, पेस्ट्री है, ब्रेड है, टोस्ट है, ये सब चीजें बंद करनी चाहिए। और जो बीफ वगैरह तो ज्यादा लोग खाते नहीं, ये सब जो हाई मतलब डाइजेस्ट करने के लिए काफी आसान होते हैं ये सब चीजें, हाई शुगर वाले, इन सबको, रिफाइंड चीजों को, फ्राइड आइटम्स को हमने बंद करना चाहिए। और हमने खाना चाहिए प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। और अगर आपको नॉनवेज पसंद है तो फिश वगैरह आप खा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कोलेस्ट्रॉल कम करना भी काफी जरूरी है, क्योंकि हमारे जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। तो इसके दो ऑप्शंस हैं, एक तो मेडिसिन है और दूसरा न्यूट्रिशन है। मेडिसिन हम उन लोगों को देते हैं जिनको हाई रिस्क पेशेंट हम बोलते हैं, जैसे जिनको फैमिली हिस्ट्री भी है, डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, प्लस उनका कोलेस्ट्रॉल भी काफी बढ़ के आ चुका है। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, स्टैटिन्स एंड फैब्रेट करके, ये काफी स्टडी किए हुए ये हैं, मेडिसिन हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल काफी अच्छे लेवल तक कम होने लगता है। लेकिन बहुत सारे मेरे पास में यंग पेशेंट भी आते हैं जिनकी उम्र 25 से 35 40 तक रहती है और उनका हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, 200 300 400 तक, ट्राइग्लिसराइड स्पेशली। और वो बोलते हैं कि मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए, मैं अगर मेरी लाइफस्टाइल चेंज करूं तो क्या मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो हाँ, बिल्कुल पड़ेगी। मतलब बिल्कुल आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, बट आपको काफी डिसिप्लिन रहना होगा डाइट में और एक्सरसाइज में। तो जिनके 400 450 तक ट्राइग्लिसराइड होती है, जो कि नॉर्मल रेंज 150 रहना चाहिए, उनके भी क्लोज फॉलोअप में मैंने विदाउट मेडिसिन कम किया है। उन्होंने एक्सरसाइज किया और डाइट फॉलो किया और रेगुलर चेकअप किया। तो अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आपने आपके डॉक्टर को ये बताना चाहिए और काफी क्लोज आपने वॉच रखना चाहिए कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। तो खाने में कैसे हम करें कि कोलेस्ट्रॉल अपना ना बढ़े? तो ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, जो ये आते हैं नट्स जो आते हैं, जैसे सोयाबीन है, राजमा है, मटकी है, इन सब चीजों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। और आपको नॉनवेज पसंद है तो जैसे मैंने फिश बताया वो खाइए। आप योगर्ट, चीज भी खा सकते हैं, लो फैट चीज बोलते हैं उसको, वो हम खा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और तनाव और स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया कि आजकल सबसे ज्यादा ये देखने में मिल रहा है, स्पेशली 30 से 40 उम्र के फीमेल्स में, मेल्स दोनों में। तो अध्ययनों से ये पता चला है कि लंबे समय तक तनाव के कारण कॉर्टिसोल का उच्च स्तर बना रहता है। मतलब कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन होता है अपनी बॉडी में, इसको स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं। स्ट्रेस की वजह से धड़ धड़ होता है, अपने को हार्ट रेट बढ़ता है और वो कॉर्टिसोल बढ़ता है। उसके वजह से आपका बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं। ये हृदय रोग के कुछ रिस्क फैक्टर्स है, जैसे मैंने आपको बताया। इसलिए स्ट्रेस लेना ही अच्छी बात नहीं है। तो कुछ क्या करें हम अगर स्ट्रेस नहीं लेना है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप हंसते रहिए एंड एक्सरसाइज कीजिए रेगुलरली। उससे जो आपके ब्रेन में डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, ये सीरोटोनिन, ये करके कुछ हार्मोन्स हैं ब्रेन को जो खुश रखते हैं, वो सीक्रेट होते हैं एक्सरसाइज की वजह से। तो और वो आप हेल्दी रहने लगते हैं, खुश रहने लगते हैं और तनाव कम होता है। इसलिए आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, बाहर जाइए, टेक्नोलॉजी से दूर रहिए हो सके उतना। मतलब मोबाइल एंड टीवी एंड नेटफ्लिक्स एंड मतलब बहुत ज्यादा बैठ के देखना वगैरह, इन सब चीजों से दूर रहिए। आप सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ कि आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम, जहाँ पे आपको खुशी मिल रही है वहां पे आप जाइए। फ्रेंड्स के साथ स्पेशली आप टाइम स्पेंड कीजिए ज्यादा से ज्यादा।
सोने का देखिए, रात का टाइम जो है, जल्दी सोना जल्दी उठना जो बोलते हैं, ये सब चीजें कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और अगर आपको फिर भी तनाव में कमी नहीं मिल रही है, तो फिर अपने साइकेट्रिस्ट को या फिर आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अभी तक हमने सोचा कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आके गया है, उसके बाद का हमने जीवन कैसे रखना चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है, हार्ट अटैक आके जाता है, बट आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो हम समझ सकते हैं एज ए डॉक्टर की आप चिंतित हैं हार्ट अटैक आने के बाद, आप डरे हुए हैं और आप तनावग्रस्त की अभी मैं कैसा रहूं, मेरी फैमिली कैसी रहेगी, मैं ठीक से तो हो पाऊंगा या नहीं, मैं नॉर्मल हो पाऊंगा या नहीं, क्या पता मैं कभी एकदम से मुझे हार्ट अटैक फिर से आ जाए और मेरी जान जाए। ये सोच आना काफी नॉर्मल है, इससे इस इन चीजों का तनाव मत लीजिए। एक्सेप्ट कीजिए। मतलब जो हुआ सो हुआ, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो हो चुका है वो हो चुका है। इस तथ्य को आप स्वीकार करें कि हाँ मुझे हार्ट अटैक आके गया है, बट आगे मैंने कैसा रहना चाहिए। तो अब आपको इन चीजों से बाहर आना होगा और आपको स्वस्थ जीवन जीना होगा। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, मतलब अनुशासित रहना पड़ेगा। और ट्रस्ट में, डिसिप्लिन रहना, अनुशासित रहना, ये वास्तव में बहुत सरल है, काफी आसान है ये। सच्ची बात करें, एकदम अच्छा खाना खाए, एक्सरसाइज है, ये बहुत सिंपल चीजें हैं। एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमने क्या करना चाहिए हार्ट अटैक आने के बाद? नियमित रूप से कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, हर 2 या 3 महीने के बाद, जब भी जैसे ही आपको वो बुलाते हैं। रेगुलरली आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर टेस्ट करना चाहिए, और जो कुछ अन्य जांचें हैं जैसे इको है, ईसीजी है, साल में एक बार, भले ही आपको कोई तकलीफ हो ना हो, बिल्कुल कराना चाहिए हार्ट अटैक के बाद। और अपने स्वास्थ्य के बारे में अपने डॉक्टर की बात सुने, अपने रिश्तेदार, पड़ोसियों या फिर दोस्तों की बात ना सुने। ये मैंने मेरे प्रैक्टिस में काफी देखा है। बहुत बार क्या होता है कि हार्ट अटैक आके गया, फिर आपने क्या किया, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया 6 महीने साल भर, फिर आपको कोई तो बोल देता है रिश्तेदारों में या फिर फ्रेंड्स में या फिर आपके जो नेबर्स होते हैं, अरे कुछ नहीं होता है, मेरे इसके फूफा के लड़के ने ऐसा किया, 1 साल में बंद कर दिया, अभी भी अच्छा है। तो प्रेरित हो जाते हैं लोग और बंद कर देते हैं दवाइयाँ। ऐसा बिल्कुल ना करें, आपको ही प्रॉब्लम होगा उससे। आप डॉक्टर की बात सुने, आपके कार्डियोलॉजिस्ट की बात सुने, ना कि जो एजुकेटेड नहीं उनकी बात ना सुने। और डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा You. बंद ना करें। डॉक्टर आपको कभी एक भी दवाई एक्स्ट्रा की नहीं देगा, ना तो आपको खर्चे में डालेगा, ना तो साइड इफेक्ट में डालेगा। जो आपके लिए जरूरी है, आपके सिम्टम्स को, आपके टेस्ट को देख के वही आपको डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो और क्या कर सकते हैं हम लोग? ध्यान करना चाहिए डेली 2 बार, सवेरे एक बार, शाम में एक बार, 10 मिनट आपको सिर्फ देना है। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लाइफ से अनुरूप कराएगी और आपका तनाव काफी कम कर देंगी। तो मैं ध्यान में मेरे पेशेंट्स को, सबको मैं यूट्यूब का वीडियो फॉरवर्ड करता हूँ। आपने भी काफी सुना होगा, शायद कार्तिक आपको भी पता है, आनापाना करके एक मेडिसिन है, काफी अच्छा है, सूदिंग है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आनापाना करके। तो 10 मिनट का होता है वो। उसमें सवेरे 10 मिनट, शाम को 10 मिनट आप यूट्यूब पे लगा के कीजिए, और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप अकेले भी कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन जितना ही इम्पोर्टेंट मैं इन चीजों को मानता हूँ। और दोस्तों के साथ रहिए, सोशल बनिए, सामाजिक बनिए, और नियमित व्यायाम कीजिए। बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे लोगों में ये बोलते हैं कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा घूम के आते हैं बाहर, जब मैं घूमने की बात कर रहा हूँ, टहलने की बात करता हूँ। ये रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको हार्ट अटैक या फिर ब्लॉकेजेस होके गए हैं, तो खाना खाने के बाद कभी नहीं चलना है आपको। क्या होता है, खाना खाने के बाद अपना पूरा शरीर का जो खून है, ब्लड है, वो पेट में चला जाता है उस खाने को पचाने के लिए। और अगर आप उसके बाद चलने लगेंगे, तो हार्ट को ब्लड फ्लो नहीं मिलता है, फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ते हैं, आपको दम लगना होता है। तो कभी भी आपको वॉकिंग करना है तो खाने के पहले कीजिए। और डॉक्टर की सलाह के बिना तनावपूर्ण गतिविधि ना करें। इसका मीनिंग ये है कि कोई कोई लोग अटैक आने के बाद बोलते हैं कि मुझे ट्रेकिंग को जाना है, मुझे केदारनाथ जाना है, जैसे मेरे काफी पेशेंट्स बोलते हैं, जाते हैं वो। तो डेफिनेटली आप जाइए, पर डॉक्टर की सलाह लेके जाइए। हर एक पेशेंट अलग होता है, हर एक का हार्ट अलग होता है, हर एक के मेडिसिन अलग होते हैं।
हर एक के ब्लॉकेजेस अलग होते हैं और हर एक की एक्सरसाइज कैपेसिटी होते हैं। तो अभी मान लीजिए A B C D ऐसे 4 पेशेंट है, तो मैं A को बोल दूंगा आप जाओ करके उनकी टेस्ट करके, बट D को शायद ना बोलूँ क्योंकि उनका पंपिंग का, मैं उनको बोलूंगा कि नहीं आप बाहर में ज्यादा ऐसा जिसपे बहुत ज्यादा सीढ़ियां हो या फिर हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे जाना आपको अवॉइड करना है। तो डिपेंड करता है, तो आप जैसे कुछ ऐसी चीजों में आप प्रतियोगिता में या फिर कुछ ट्रेकिंग में अगर जाना चाहते हैं तो डॉक्टर के सलाह के बगैर आप ना जाएं। नेक्स्ट स्लाइड। यस, थैंक यू सो मच। काफी लंबा शायद टॉक दिया मुझे ऐसा लग रहा है मैंने, और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि काफी अच्छे से आपने सुना। एंड थैंक यू सो मच कार्तिक फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। नेक्स्ट मैं स्लाइड में मेरा स्लाइड एक शेयर नंबर है। स्टॉप करता हूँ और फिर यस हम यस लोग क्वेश्चन आंसर सेशन यस। बिगिन करते हैं। कुछ सवाल हैं जो ऑलरेडी चैट पे पूछे गए हैं। अच्छा मैं उनको जस्ट आपको पूछ लेता हूँ कि ये जैसे अजय, हमारे मित्र अजय ने पूछा है कि हाउ मच रनिंग इज बेनिफिशियल एंड हाउ मेनी किलोमीटर शुड वी रन। मतलब अच्छा रनिंग बेनिफिशियल है क्या, और अगर करना है तो कितना किलोमीटर दौड़ना चाहिए, क्योंकि ना ये बहुत अहम सवाल है जो अजय कुलकर्णी भी हमारे फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने पूछा है। मैं अजय हम लोग रनिंग ग्रुप्स में तो हैं ही साथ में, और ये हमारे लिए हमेशा चिंता का विषय भी है कि हमने कितना दौड़ना चाहिए। और एट द सेम टाइम श्रीकांत, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा और पुट सम मोर लाइट ऑन कि ये जो डाइट्स चल रहे हैं आजकल ना, मतलब वेट लॉस के लिए कीटो डाइट या ये सब हाँ। है, तो ये डाइट एज वेल एज एक्सरसाइज कितना और कौन सा, तो इसके बारे में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन दीजिए। यस यस। तो रनिंग देखिए, रनिंग डेफिनेटली काफी इम्पोर्टेंट है, काफी अच्छा है। ये क्या करता है ना, रनिंग करने से आपका हार्ट रेट बढ़ता है और हार्ट में ब्लड फ्लो काफी बढ़ता है। और हार्ट के जो मेन 3 ब्लड वेसल्स हैं मैंने बोले हैं, उसके आजू बाजू में भी न्यू ब्लड वेसल्स तैयार होना जिसको हम कोलेट्रल्स बोलते हैं, तो वो भी डेवलप होते हैं बाय एक्टिव एक्सरसाइज जो हम इसको बोलते हैं। रनिंग करना एक एक्टिव एक्सरसाइज होता है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। कितना रनिंग करना चाहिए, तो ये देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कितनी है। अगर इसको साइंटिफिक वे में बोला जाए तो आपने रनिंग करना चाहिए, एक फार्मूला रहता है उसका। जैसे अगर एज आपकी 50 एज है तो आप 220 - 50 कर दीजिए, तो वो होता है 170। तो 170 को हम मैक्सिमम हार्ट रेट बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैक्सिमम हार्ट रेट 170 तक आपका 2 या 3 मिनट जाना चाहिए, उतना आपने रनिंग करना चाहिए। ओके। फिर थोड़ा सा स्लो डाउन करना चाहिए, मतलब 140 150 तक, फिर आप थोड़ा सा ग्रो कर सकते हैं। बट 170 को क्रॉस करके मैक्सिमम वो फिर स्ट्रेनिंग हो गया, वो हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके जॉइंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके मसल्स के लिए भी अच्छा नहीं है। तो स्लो पेस में अगर आप दौड़ रहे हैं तो 130 to 140 का हार्ट रेट मेंटेन करके आप 10 मिनट रन कीजिए, फिर थोड़ा सा स्लो हो जाइए, फिर और वॉकिंग कीजिए। तो 170 से भी मैं 10 कम ही पकड़ता हूँ इसमें। 160 तक आपने कर लेना चाहिए अगर आपका हार्ट अच्छा है तो। ये एक जनरल फॉर्मूला है, 220 माइनस यूर एज। ओके। और वीकली मतलब 3 या 4 बार आप दौड़िए, और 2 3 दिन आपको रेस्ट भी लेना चाहिए डेफिनेटली। तो ये हो गया रनिंग के बारे में। और जैसे आपने बताया, कार्तिक पूछा वो डाइट कैसा है, कीटो डाइट कैसा है, और उसके साथ हाँ, एक्सरसाइज और भी कैसा है। बहुत सारे आजकल क्रैश डाइट हैं, कैसा है ना यस यस, हाँ। श्रीकांत, जो मैं हर्बल देख लाइफ रहा पे, हूँ ना, यस। जैसे अभी कपिल शर्मा हो गया, या फिर वो बहुत फेमस अभी क्या नाम है, करण जौहर, ये लोगों हम्म। का हम लोग ड्रास्टिक वेट लॉस देख रहे हैं कुछ देख रहे समय हैं, से। हाँ। और कुछ नए ड्रग्स भी मार्केट में लॉन्च हुए हैं जो शुगर भी बहुत इजीली कंट्रोल कर रहे हैं, उसके साथ साथ ड्रास्टिक वेट लॉस भी कर रहे हैं। यस तो डाइट और वेट लॉस जो है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये साइंटिफिक पद्धति से नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए, यस मतलब ये शॉर्टकट की तरह यूज हो रहा है, तो उसके बारे में भी थोड़ी दृष्टि डालें। यस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कुछ इंजेक्शंस आ रहे हैं, ग्लूटाइड इंजेक्शंस हम बोलते हैं, वो जो इंजेक्शंस है, ये किन लोगों के लिए है कार्तिक? जिन्होंने लाइफस्टाइल पे पूरा वर्क किया है, मतलब शक्कर बंद की है और एक्सरसाइज अच्छी की है।
फिर भी उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है। उसके बाद कुछ ऑरली स्टैट करके कुछ मेडिसिन आते हैं फैट लॉस के, ये अप्रूव्ड मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ। वो भी लिया है बट फिर भी वो वर्क नहीं कर रहा है। और आपका बीएमआई 30 के ऊपर है, बीएमआई में आपका हाइट के हिसाब से वेट काफी ज्यादा है, उन लोगों के लिए वो इंजेक्शन है। कॉमन पब्लिक के लिए वो इंजेक्शन नहीं है। अगर आप एक्टिव है एंड आपने सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो आप वो इंजेक्शन विथ डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के गाइडेंस में ही ले। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप वो बंद करते हैं ना, तो काफी जल्दी से रिगेन आपका वेट हो जाता है और वो अनहेल्दी होता है वो। और जैसे आपने बताया कुछ डाइट आ रहे हैं, हर्बल लाइफ के कुछ डाइट आ रहे हैं, तो वो उसमें ना कैफीन होता है, काफी ज्यादा कैफीन भी यूज करते हैं, प्री वर्कआउट करके लेते हैं, मतलब कुछ फीमेल्स क्लासेस करते हैं रनिंग के, जुम्बा के एंड ऑल, और उसके पहले वो लेते हैं। डेफिनेटली वो आपको एनर्जी देता है बट दीज आर नॉट हेल्दी, क्योंकि आप कैफीन आपका हार्ट रेट बढ़ाता है, आपका कॉर्टिसोल बढ़ाता है। आप जो भी करो प्लीज नेचुरल वे में कीजिए, और थोड़ा टाइम लगेगा बट वो हेल्दी वेट लॉस रहेगा आपका। वेरी नाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात किया। मैं इसी को थोड़ा आगे ले जाता हूँ। यस यस। आजकल कैसा हो रहा है, जैसे एमवे के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या हर्बा लाइफ है या ये और प्रोटीन्स जो जिम्स में जिम इंस्ट्रक्टर दे रहे हैं, वो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, पर यंग बच्चों में फैड हो गया अभी सबको। टाइगर श्रॉफ की तरह ही दिखना है, ऋतिक रोशन की तरह ही दिखना है। और ये ऐसी आशाएं हैं जो पूरी होना थोड़ा मुश्किल है लाइफस्टाइल देखते हुए। तो यस यस। इसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि ये जो पाउडर्स आ रहे हैं मार्केट में, ये जो डाइट्स हैं, ये कितने सेफ हैं, ये कंज्यूम करना चाहिए या नहीं, और आप एज अ कार्डियोलॉजिस्ट क्या मानते हैं? हाँ, मैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है कार्तिक, और ऐसे काफी पेशेंट्स मेरे भी है जो मुझे बताए बगैर 6 6 7 7 महीने या फिर 1 1 साल भर फॉलोअप में नहीं आते हैं, और वो बाहर वेट लॉस करते हैं एंड वापस वेट गेन करके आते हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं। तो जिसपे अप्रूवल नहीं है गवर्नमेंट का एंड यूएसएफडीए का, वो फिर इंडियन ड्रग्स इसका, तो वो नहीं लेना चाहिए हमने। बाहर जो कुछ ड्रग्स मिल रहे हैं उसमें सबसे अच्छा होता है प्रोटीन पाउडर एंड क्रिएटिन, जिसपे काफी ज्यादा रिसर्च होगा अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हैं तो। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने हेल्दी वेट लॉस ही करना चाहिए। आपका टारगेट रहना चाहिए महीने में, 1 महीने में 1 से 1.5 किलो का, ताकि साल भर में आप 10 किलो कम कर सकते हैं। बहुत बड़ा है 10 किलो, टाइम नो डाउट बहुत लग रहा है, बट वो हेल्दी रहेगा और जल्दी उसका रिवर्सल नहीं होगा। 2 महीने में 10 किलो कम करना ये हेल्दी नहीं है, मतलब आपकी बॉडी उसके लिए नहीं बनी है एकदम से वेट लॉस करने के लिए। आप रूटीन फॉलो कीजिए, अच्छा डिसिप्लिन करिए, और अच्छे से वेट लॉस कीजिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं तो डिनाई करता हूँ कार्तिक कि मतलब कोई ड्रग्स लेना, ड्रग्स इन द सेंस जो मेडिसिन जो आ रहे हैं आजकल फैट लॉस के वगैरह, तो मैं तो डिनाई करता हूँ, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा मैंने पेशेंट को डायबिटीज होते देखा है, जॉइंट्स के प्रॉब्लम होते देखा है, डिप्रेशन में जाते देखा है। ये मेरे रूटीन प्रैक्टिस के मैं पेशेंट्स आपको बता रहा राइट, थैंक यू हूँ। श्रीकांत। थोड़ा और कुछ कोई प्रश्न आए हैं मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी, तो मैं आपको फटाफट यस पूछ लेता प्लीज हूँ। प्लीज। अम, आपका क्या मानना है, या आपका साइंस, एक कार्डियोलॉजिस्ट का साइंस क्या बोलता है, थायराइड का, डायबिटीज का कितना इन्फ्लुएंस है, जेनेटिक्स का? आपने ये स्लाइड तो जरूर बताया है, पर क्या हो रहा है, जिनसे मैं वार्तालाप करता हूँ मेरे लाइफ में अबाउट नो लिविंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल, बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो अपने पेरेंट्स के ऊपर ढकेल देते हैं या जेनेटिक्स के ऊपर ढकेल देते हैं कि वो उनको है ना, तो मेरे को तो डायबिटीज आया ही, मतलब मैं कोई एफर्ट नहीं करूंगा, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करूंगा, और सब बिल फाड़ देते हैं जेनेटिक्स के जेनेटिक्स पे। ऊपर। तो ये कितना सत्य है कि क्या जेनेटिक्स, मतलब जैसे एक प्रश्न पूछा गया कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी मुझे, मेरा कोई व्यसन भी नहीं है, फिर भी मुझे हार्ट अटैक हो सकता है क्या? यस। तो हाँ, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो जेनेटिक का हमने बात किया कि पेरेंट्स पे ढकल देते हैं, तो नो डाउट जेनेटिक ये नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर, मतलब वो अपने हाथ में नहीं है। बट अपने हाथ में क्या है, अगर आपको हो भी रहा है डायबिटीज, तो उसको कंट्रोल में करना और डिसिप्लिन लाइफ जीना ये अपने हाथ में है। जेनेटिक्स या फिर आपका एज आपके हाथ में नहीं है। तो मम्मी पापा को हो गया तो मुझे डायबिटीज डेफिनेटली जरूरी नहीं है होगा ही, बट अगर हो गया तो फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर ना हो, मुझे इसको ढकेलना है आगे, तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल आप अभी से कीजिए।
डाइट आप अभी से कीजिए तो आपको जो 40 में डायबिटीज होगा, एज 40 एज में, तो शायद आपको 50 एज में हो, तो 10 साल आप हेल्दी लाइफ रह सकते हैं। तो जेनेटिक के वजह से अगर हो भी रहा है तो हम उसको डेफिनेटली आगे पोस्टपोन कर सकते हैं, या फिर उसका जो गियर बोलते हैं ना, 5वें गियर से हम फर्स्ट गियर पे ला सकते हैं उसका प्रोग्रेशन जो है। और दूसरा जो क्वेश्चन आपने पूछा कि मुझे कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है फिर भी हार्ट अटैक आ सकता है क्या, तो देखो, इसमें क्या है, एक बढ़ती उम्र एक रिस्क फैक्टर है आपका, और एक स्ट्रेस है अंदरूनी जो कि आप शायद खुद को ही बता पाओगे, किसी और को शायद आप शेयर भी ना करो। और बहुत बार क्या होता है ना कि मैंने देखा है जो बहुत ही हेल्दी लाइफ जीते हैं बट फिर भी उनको हार्ट अटैक आता है, उसके 3 मेन रीजन मैं बताता हूँ। वो कोई एक्यूट स्ट्रेस में होते हैं, और डिहाइड्रेशन में होते हैं, और नींद नहीं हो पाती उनकी ठीक से। मतलब इतना काम का स्ट्रेस ले लिया उन्होंने कि मुझे करना है 7 दिन का काम 2 दिन में, तो कोई नहीं मतलब कोई स्मोकिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बट नींद अच्छे से नहीं लेंगे, कैसा होगा, सब ठीक हो जाएगा ना, ये देखते हैं। और डिहाइड्रेशन में होते हैं, तो इसमें क्या होता है, आपको ब्लॉकेजेस तो नहीं हो रहे हैं ब्लड वेसल्स में, बट अचानक से क्लॉट तैयार हो जाता है। मतलब ये लॉन्ग स्टैंडिंग जर्नी नहीं है आपके हार्ट ब्लॉक का, अचानक से तैयार होती है, ये काफी डेंजर होता है। अगर बस इसका अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो काफी फ्यूचर भी अच्छा होता है। आप जो हम देखते हैं ना कि अभी तक तो अच्छा था, परसों शादी में डांस भी किया और अचानक से मतलब कार्डियक अरेस्ट ही आ गया, तो ये ऐसे पेशेंट होते हैं, काफी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट स्ट्रेस ले रहे हैं और डिहाइड्रेशन में जा रहे हैं। अब मैंने मेरे काफी क्लोज फ्रेंड का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि उसको हुआ था, मतलब एकदम धूप के इसमें काफी गाड़ी पे वो ट्रैवल किया और काफी स्ट्रेस में था, उसको हार्ट अटैक आया, बट लकीली वो सब आ गया और ठीक हो गया कि विद इन 10 मिनट्स उसको वो 50,000 का मैंने इंजेक्शन दे दिया और वो बच गया, उसकी हेल्थी लाइफ है अभी। तो इस तरह से जिनको कुछ नहीं है उनको भी हो सकता है, अगर आप स्ट्रेस में है, डिहाइड्रेशन में है, या फिर आपकी नींद नहीं ठीक हो रही है। और इसमें एक दूसरा एक मैं बोलता हूँ कि सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, जैसे हम अचानक से जो जान जाती है ना बहुत बार, तो बहुत लोगों को लगता है कि वो हार्ट अटैक से ही गई हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत बार पल्मोनरी एम्बुलेंस भी होता है, कार्तिक। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब क्या, कि जो हार्ट से लंग्स की तरफ जो ब्लड वेसल जा रही है, वहां पे अचानक से क्लॉट तैयार हो जाए। वो किन में होता है, अगर जिनका कोई सर्जरी हो चुका है या फिर कोई बहुत बार ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं, उनको भी छाती में दर्द होके वो सडनली एक्सपायर होते हैं, बट वो हार्ट अटैक नहीं रहता है, बट लोगों में मानते हैं कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। और थर्ड मतलब कुछ चैनलोपैथीज होते हैं, मतलब ये काफी रेयर है लोगों में समझने के लिए। मतलब हार्ट का सब कुछ अच्छा है, ब्लड वेसल ब्लॉकेज, बट उनको जो सिग्नल पैटर्न रहता है जिससे हमारे हार्ट बीट होते हैं, उसमें अगर कोई खराबी हो, तो भी हेल्दी पर्सन जिम में या फिर जो हम सुनते हैं स्विमिंग करते हुए, तो ऐसे पेशेंट वो होते हैं जो ब्लॉकेजेस तो नहीं है बट चैनलोपैथी की वजह से, दैट इज प्योर बैड लक। राइट, गॉट, वेरी नाइस। ये जो कार्डियक अरेस्ट हम ये वर्ड यूज करते हैं, ये सेम है क्या मायोकार्डियल इंफाक्शन से या एंजाइना से? क्या है ये वर्ड जो हम लोग, क्या ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है कि ऐसे ही नहीं नहीं, कार्डियक अरेस्ट मीन्स हार्ट बंद हो गया। बंद होना? ओके। तो बंद क्यों हुआ उसके अलग रीजन है, उसमें से एक हार्ट अटैक है, उसमें से एक है पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो अचानक से लंग्स में क्लॉट हो जाता है ब्लड वेसल में। थर्ड है अचानक से हार्ट रेट बहुत ज्यादा फास्ट या फिर स्लो होके बंद हो जाता है। और जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और ब्रेन ट्रॉमा हो गया सीवियर, फिर भी वो एकदम कार्डियक अरेस्ट से एक्सपायर हो गया क्योंकि हार्ट वो संभाल नहीं पाता है। तो कार्डियक अरेस्ट बहुत बड़ा टर्म है, हार्ट बंद होना उसके अलग अलग रीजन है। तो गॉट सबसे मेन कारण हार्ट अटैक होता है। गॉट थैंक यू। फिर से क्वेश्चन आया कि ये हर्बा लाइफ के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं क्या वेट लॉस के लिए? तो मेरा पर्सनल ओपिनियन उतना अच्छा नहीं है उस बारे में, क्योंकि उसमें कैफीन होता है, और रिसर्च लेबोरेटरी में जो, अब मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, तो हम उसी को मानते हैं जिसका प्रूफ होता है या फिर जिस पे काफी ज्यादा रिसर्च होता है और जो अप्रूव होता है। तो मैं ज्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ कार्तिक, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल को और जिस पे काफी ज्यादा रिसर्च हो चुका है, जिसको अप्रूव है, उसी को मैं सपोर्ट करता हूँ। गॉट यू, थैंक यू। एक क्वेश्चन है कि हम लोग कभी कभी कार्डियो वगैरह करते करते चेस्ट में क्रैम्प्स आते हैं या पेन आता है या हम सांस लेते हुए दर्द हो सकता है, तो क्या ये डरने की बात है? डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्या? हाँ, पहली बार आपको हो रहा है तो आपको दिखाना चाहिए, मन में डाउट है ना आपके, हार्ट का पेन हो रहा है तो 100% दिखाना चाहिए। और जो बेसिक टेस्ट मैंने बोला ना, ईसीजी, वो करा लेना चाहिए। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या था कार्तिक, कि कार्डियो करते समय ही होता है तब का पूछ हाँ, रहे हैं क्या आप? cardiovascular exercise. Sometimes while doing cardiovascular exercise, we get cramps or chest pain, and while we inhale, we get chest pain. Want to know the purpose and effect on heart?
हाँ, तो इनहेल्ड करते समय जो आपको पेन होता है वो यूजुअली मस्कुलर या फिर लंग्स में कवर होता है, प्लूरा करके लंग्स के बाहर। वहां पे थोड़ा स्ट्रेचिंग की वजह से होता है। जो आप डीप ब्रीथ करते हो तो एकदम कैचिंग पेन होता है, मतलब लंबी सांस लिया और एकदम पकड़ लिया वो। तो वो वरीसम नहीं होता है। बट ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। इसके लिए कैसा है ना हम्म। कि चेस्ट पेन जो होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। स्पेशली हार्ट का जो होता है वो जैसे मैंने बताया कि एकदम बेचैनी होना, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होना, जबड़ों की तरफ जाना, हाथों की तरफ, ये हार्ट का होता है। थोड़ा सा एक सेकंड के लिए आके जा रहा है, बाद में नहीं आ रहा है, तो बहुत बार उसको चमक आना बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, मराठवाड़ा में, तो वो उतना वरीसम नहीं होता है। बट फर्स्ट टाइम आपने दिखा देना चाहिए, क्योंकि वो एक बार हमको पता चल गया ना कि नथिंग टू वरी, तो फिर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर जो हम अगर ऐसा ऊपर से दबाते हुए अगर पेन हो रहा है चेस्ट में कहीं पे, तो वो मस्कुलर ही होता है, एक्सरसाइज की वजह से होता है, उसको भी डरने की जरूरत नहीं है। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि एक बार दिखाना चाहिए गॉट ऐसे पेन की। गॉट एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये सॉर्पिट या हाँ, ये जो आपने इंजेक्शन रेकमेंड किए, ये डायबिटिक पेशेंट्स में, सीकेडी पेशेंट्स में भी चल सकता है क्या? आई थिंक जो स्ट्रेप्टोकाइनेज वगैरह आपके हाँ, आपने। वो किसी को भी चलते हैं, ओके। मतलब दैट लाइफ सेविंग है वो तो देना ही है आपको। कुछ भी सिर्फ किसको नहीं चलता है वो, पिछले एक डेढ़ महीने में अगर किसी को हिमोरेजिक ब्लड स्ट्रोक आया, मतलब ब्लड वेसल बंद हो गई हो, या फिर फूट गई हो यहाँ की, उनमें नहीं चलता है, या फिर प्रेगनेंसी में कुछ हद तक नहीं चलता है वो। तो क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वो एकदम से पूरे ब्लीडिंग कर सकती है ब्रेन में और जान जाती है, क्योंकि वो इतने पावरफुल इंजेक्शन होते हैं ब्लड क्लॉट को रिजॉल्व करने के लिए। वो सिर्फ हार्ट के ब्लड वेसल पे ही एक्ट करते हैं, बट उसका साइड इफेक्ट होता है कि अगर कहीं पे कुछ टूटी हुई आर्टरी है तो वहां पे वो ब्लीडिंग कर सकता है। इसलिए डॉक्टर कभी भी देते हैं ना, तो उसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं चार पांच, कि आपको पिछले डेढ़ महीने में लकवा तो नहीं आया था, आपको कुछ प्रेगनेंसी तो नहीं है, या फिर आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, या फिर कोई लास्ट स्टेज का कैंसर तो नहीं है। ये सब चीजें देख के ही हम डिसाइड करते हैं कि वो इंजेक्शन देना है या नहीं। अगर वो इंजेक्शन ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, एडमिट होके फिर वो कैथ लैब जो मैंने बताया, एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी, वही आपको लाइफ सेव कर सकती है और आपका फ्यूचर अच्छा कर सकती दो क्वेश्चन है। एक तो बहुत बहुत ही प्यारा और मीठा क्वेश्चन है कि क्या हम मिश्री खा है। सकते मिश्री हैं क्या जैसे नहीं शक्कर नहीं की कर, जगह? ये बहुत ही आपको जो मस्त क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसा है ना, कैलोरीज हमको नहीं बढ़ानी है। तो बहुत बार वो खड़ी साकर वगैरह बोलते हैं ना, तो आयुर्वेद में बोला गया है कि आप वो खा सकते हैं। तो बट उस पे रिसर्च हुआ है, जहाँ पे कैलोरीज बढ़ रहे हैं वो आपको नहीं खाना है। मैं तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ पेशेंट को, जो आपको मीठा लग रहा है, शक्कर, गुड़, हनी, मत, कुछ मत खाइए आप। कौन खाना चाहिए उसको? जो बहुत अच्छे एक्टिव एक्सरसाइज करके वो कैलोरी बर्न जो कर सकते हैं ना, वो खाना चाहिए। ये ना सिर्फ आपके वजन के लिए है, बट ओवरऑल इन्फ्लामेशन, सुस्तपना जो लगता है ना, मीठा खाने से आता है, और आप अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। मतलब आज जो भी है सबको मैं इनवाइट करता हूँ कि आप 15 दिन के लिए ना आप मीठा बंद करके देखिए, शक्कर बंद करके देखिए। पहले 2 4 दिन शायद आपको प्रॉब्लम जाए, बट बाद में आप खुद में एक डिफरेंस जानेंगे कि आपको कितना फ्रेश लग रहा है। यस अगर आपको प्रशांत मीठा पसंद ही है ना जी। कार्तिक, सॉरी, तो स्टीविया या फिर वो जो मैंने बताया ना वो स्टीविया। हाँ, स्टीविया। स्टीविया वो एकदम छोटा अमाउंट में हम लिए ना, तो टेस्ट मीठा आता है, थोड़ा डिफरेंट रहता है, बट 0 कैलोरीज होते हैं, तो दैट इज एडवाइजेबल, मैं एडवाइस करता हूँ। ठीक। श्रीकांत जी, अगर ड्राई कफ है और स्ट्रेस के समय एकदम बढ़ता है ड्राई कफ, कोई भी हम्म। इन्फेक्शियस सोर्स नहीं है उसको, तो उसको एक बार दिखा लेना चाहिए क्या एमडी मेडिसिन को? हाँ, वो ड्राई कफ जो आता है और स्ट्रेस से बढ़ता है, उसको हम स्पेशली एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं। वो मैं बहुत ब्रॉड टर्म यूज कर रहा हूँ। बट अगर आपके मन के हिसाब से कुछ नहीं, हाँ हाँ, आपके मन के जैसा कुछ नहीं हो रहा है, या फिर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, अरे यार ये ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, या फिर ठीक तो हो जाएगा ना, तो ये जब आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं तब आपको ड्राई कफ आने लगता है। मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए हमें। वो काफी अच्छे से ट्रीट करेंगे, और आपको देखना, आप जादू के जैसा 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। ओके। यस। थैंक यू। यस। थैंक यू प्रशांत, यू मे टेक डाउन योर हैंड। यस पल्लवी। या गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर श्रीकांत आपसे कि ये करोनरी एंजियोग्राफी जो है, हम्म। करोनरी एंजियोग्राम एंड नॉर्मल जो एंजियोग्राफी करते हैं, सो एज पर द एज हमें वो कैसे एडवाइस करना है? सपोज हाँ। एक खादी पेशेंट को रिकरेंट चेस्ट पेन हो रहा है, हम्म।
यस। तो एज ग्रुप का कुछ उसमें आप हाँ, लाइक एज ग्रुप का करोगे? फैक्टर है उसमें, तो मैं बताता हूँ उसमें। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जो सीटी स्कैन है, वो 2 मिनट का टेस्ट है। आपको एक इंजेक्शन डाल देते हैं और 2 मिनट में हो जाता है, 100% पता चलता है। सिर्फ वो ना काफी ज्यादा जो एजेड लोग हैं 65 के प्लस, उनमें हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको एज के हिसाब से क्या होता है ना कुछ तो ब्लॉकेजेस होते ही हैं। और वहां पे काफी ज्यादा ब्लॉकेजेस में कैल्शियम का परत हो जाता है, जिसकी वजह से हम 100% क्वांटिफाई नहीं कर पाते, मतलब 100% ब्लॉकेजेस है या नहीं है वो बता नहीं पाते हैं। उनके लिए वो सीटी एंजियोग्राफी हम अवॉइड करते हैं। उनके लिए फिर वो एडमिट होके वही हाथ से वायर या फिर जांघों से वायर डाल के मेन एंजियोग्राफी वही करते हैं। जैसे आपने बताया कि बार बार चेस्ट पेन हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, ईसीजी अच्छा है, टीएमटी अच्छा, उनके लिए हम सीटी एंजियोग्राम अवॉइड एडवाइस करते हैं। और जिनका ऑलरेडी एंजियोप्लास्टी बाईपास हो चुका है, उनका बराबर से काम कर रहा है कि नहीं, कहीं न्यू ब्लॉकेजेस तो नहीं है, उनके लिए भी हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम एडवाइस करते हैं। गॉट इट, थैंक यू। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है अर्चना जी का कि ये होल होल ग्रेन है, रागी ज्वारी, तो ये अच्छे हैं हम्म। क्या? और ग्लूटीन का कितना रोल है, मतलब मैदा और क्या बोलते हैं, वीट, इसका यस, कितना, गेहूं का कितना रोल है हार्ट अटैक के केसेस में? काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो होल ग्रेन है, खाइए, मस्त खाइए, वो बहुत अच्छे होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो आपका बॉडी काफी अच्छे से उसको एडजस्ट कर लेगी। और हार्ट के लिए, हर चीज के लिए आपके लिए अच्छे हैं, जैसे रागी है या फिर होल ग्रेन ओट्स हैं, गेहूं ज्वारी जो भी आप खा सकते हैं। और मैदा जो है, जैसे आपने बताया होल व्हीट जो है या फिर गेहूं ग्लूटीन बताया, वो वेट के लिए भी अच्छा नहीं है। और मैदा स्पेशली आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैदा या फिर उससे बनी हुई जो चीजें हैं, वो नहीं खाना है आपको। वेरी आपको, नाइस। आप राइस खा सकते हैं, जवारी रोटी, या फिर ये सब जो आप ज्यादा से ज्यादा खा सकते हैं। ये सब ना मल्टी फैक्टर होता है ये, मतलब सिर्फ एक ही चीज स्ट्रेट लाइन है ऐसा नहीं, ये सब एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। आप मैदा जाना ज्यादा खाने लगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट को आएगा, वेट बढ़ेगा, हार्ट को आएगा। ओवरऑल हेल्थ के लिए ये जितना अवॉइड करें उतना अच्छा। तर बीट भी अवॉइड करना है क्या? गेहूं गहू पण अवॉइड करायचं आहे का? अं, गहू म्हणजे तुम्ही कसं म्हणताय, म्हणजे पोळी म्हणताय का? गहू आपलं बीट. हा राईट. चपाती हा, जे आपण रोज पोळी करतो ती. हा, पोळी जर तुम्ही जर वेट साठी कन्सर्न असाल, वेट लॉस साठी, तर डेफिनेटली वेट ते कमी करायला पाहिजे आपण। येस। ओके सर, थँक्यू सो मच. ओके। थैंक यू अर्चना जी। एक और क्वेश्चन है कि ईसीजी नॉर्मल आया फिर भी हार्ट अटैक आया, तो ये क्यों? तो हाँ, ईसीजी क्या सेंसिटिव चीज नहीं है क्या, मतलब? हाँ, ईसीजी एक बहुत बेसिक टेस्ट है। और वो ईसीजी में, जब मैंने बताया आपको पहली स्लाइड में, हार्ट के ब्लड वेसल्स जो होते हैं, 0% टू 100% तक ब्लॉकेजेस होते हैं उसमें। 20, 30, 40, जब तक 99% रहता है तब तक भी आपका ईसीजी नॉर्मल हो सकता है। ईसीजी में तभी फॉल्ट आएगा जब वो 100% ब्लॉक होगा, या फिर आप एक्सरसाइज करके आए हैं, और या फिर आप एक, हाँ, या फिर आप एक्सरसाइज करके आए हैं तो थोड़ा ईसीजी में चेंजेस आ सकता है। तो ईसीजी बहुत बार नॉर्मल आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अंदर ब्लॉक नहीं है। इसका मतलब ये है कि राइट नाउ आपको कुछ नहीं है। जब आपका ईसीजी निकाला तब 100% ब्लॉक नहीं है, उसका ये मीनिंग होता है। तो उसको हम बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। हम आपको वॉकिंग कराते हैं, आपका बीपी वगैरह सब बढ़ाते हैं। अगर उसमें भी ईसीजी में चेंजेस नहीं आया, तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसका भी मतलब ये नहीं कि आपको ब्लॉक नहीं है, बट आपको मेजर ब्लॉक नहीं है और आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस कम है ऐसे। गॉट। यस ज्योति। हेलो कार्तिक, मेरा क्वेश्चन था। जो ड्राई फ्रूट्स में अंजीर रहते हैं और क्या वो जो स्वीट है मनुके है, वो खा सकते हैं क्या? हाँ, खा सकते हैं, अंजीर, पेंट खजूर, ब्लैक हाँ। मनुका, आप खाइए। ये काफी, ओके। इसमें फाइबर भी अच्छा है, विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, और इनका जो स्वीटनेस है, वो हेल्दी स्वीटनेस है। तो आप ये ओके खा सर, सकते हैं, प्लस फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं। तो थैंक फ्रूट्स यू में जो सर। नेचुरल जो शुगर आते हैं, दैट इज हेल्दी शुगर, वही हम बोलते हैं कि उसका जूस निकाल के शक्कर डाल के मत, फ्रूट्स आप डायरेक्टली आप खाइए। तो आपका जीआईटी मतलब पेट भी बहुत अच्छा रहेगा, विटामिन भी मिलेंगे, हार्ट भी अच्छा रहेगा। लास्ट दो तीन क्वेश्चन लेते हैं। एक यस क्वेश्चन सर। है कि जिम जाना जरूरी है क्या, रनिंग करना जरूरी है क्या, क्या मेरा लाइफ में मैं योगा करके ही एक्सरसाइज की तरह यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, जैसे मैंने बताया है, आपको रेगुलरिटी रखनी है।
आपको डेली 30 से 40 मिनट खुद के लिए निकालना है। फिर आप कोई भी एक्सरसाइज करो, योगा करो, कार्डियो करो, जिम करो। सिर्फ जिम ही करो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग सिर्फ साइकिलिंग करते हैं, गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोल रहा हूँ आपको, जरूरी क्या है, आपका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए। मतलब जैसे मैंने बताया, 220 माइनस एज, कोई 60 का है तो 160 150 तक, तो वॉकिंग करके अगर बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा ना, हार्ट एक्टिव रहेगा, ब्लड वेसल्स एक्टिव रहेंगे। तो आप कोई भी एक्टिविटी में अगर आपका हार्ट रेट बढ़ के थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है तो आप एक्टिविटी करो। योगा में भी डेफिनेटली हार्ट रेट कुछ पोजेस में बढ़ता है, स्ट्रेनफुल एक्टिविटी रहती है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जिम ही जाओ। वेरी नाइस। यस। मेरे फ्रेंड ने पूछा है कि अंकल को हार्ट अटैक आया कुछ साल पहले, 2 स्टेंट लगाया, फिर अभी 2 दिन पहले फिर हार्ट अटैक आया, तो अभी ऑप्शंस क्या है? 65 ईयर्स है उनकी एज। अच्छा, तो अभी ऑप्शन ये है कि उनका फिर से लेटेस्ट है ना। हाँ, ज्योति प्लीज म्यूट पे जाइए। ज्योति। उनका फिर से एंजियोग्राफी करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो स्टेंट ब्लॉक हुआ है या स्टेंट के आगे पीछे कुछ ब्लॉक हुआ है या न्यू वेसल में ब्लॉक हुआ है। और उनकी जनरल कंडीशन देखना चाहिए हमें कि वो ठीक ठाक चलते हैं, फिरते हैं, खुद का खुद काम सब करते हैं, ये सब चीजें अच्छी हैं। तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा, अगर एक या दो ब्लॉक ही है और आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया कि हाँ इनका एंजियोप्लास्टी हम कर सकते हैं तो करना चाहिए। अगर डॉक्टर ने बताया कि नहीं 3 से ज्यादा ब्लॉकेज है, इनका एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते हैं, तो आपने बाईपास करना चाहिए। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो जैसे मैंने एक स्लाइड में बताया कि ईसीपी करके एक नेचुरल बाईपास टेक्निक है, वो करना चाहिए। आपके डॉक्टर आपको सलाह कर देंगे। आपके मेडिसिन पे डिपेंड करता है, आपके एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, और आपके ब्लॉकेजेस कहाँ हैं और कैसे हैं डिपेंड करता है। और जैसे इस क्वेश्चन से मैं एक ये चीज भी एड्रेस करना चाहूंगा कि ऑलरेडी आ चुका है, 2 स्टेंट है फिर भी आ गया, तो बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन रहते हैं क्यों आता है बार बार। तो इंक्रीजिंग एज के साथ आज न कल वैसा होता ही है, बॉडी में स्ट्रेन होते लगते हैं। ब्लॉकेजेस जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब वो होने ही वाले हैं। शायद मुझे भी ब्लॉकेजेस हैं, शायद आपको भी ब्लॉकेजेस हैं। 20 साल के बाद धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल का परत आपके हार्ट में बनने ही लगता है। वेरी नाइस क्वेश्चन। एक हमारे श्रोता पूछ रहे हैं कि 14 ईयर्स का लड़का जिम जाना चाहिए क्या, और क्या राइट एज है जिम ज्वाइन करने की? काफी अच्छा सवाल है ये। मैं आंसर इसलिए अच्छा दे पाऊंगा ना क्योंकि रिसेंटली मैंने एक जिम चालू किया, कार्तिक आपको पता है। तो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिम में कैसा है कि सिर्फ वेट लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग यही नहीं होता है, आपका मसल स्ट्रेंथनिंग, जॉइंट स्ट्रेंथनिंग, कार्डियो सब कुछ होता है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 14 to 16 के एज के ग्रुप में आपने थोड़ा सा एडवाइस के साथ ये करना चाहिए, मतलब कोई ट्रेनर वहां पे हो उसके गाइडेंस में आपने करना चाहिए। और बहुत सारे सप्लीमेंट्स या फिर कोई स्टेरॉइड इंजेक्शन से दूर रहना चाहिए आप लोगों ने, सभी ने, नॉट ओनली यंग पीपल बट सभी ने इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। और 14 ईयर्स का लड़का डेफिनेटली जा सकता है, 16 ईयर्स का डेफिनेटली जा सकता गॉट। यस हाँ, रुमाना। गुड आफ्टरनून। हाँ, हमको ये पूछना था कि यूजुअली एसिडिटी से भी चेस्ट पेन होता है, कभी कभी पसीना वो आता है, तो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन कि दिस इज एन ड्यू टू एसिडिटी और इट्स ड्यू टू अटैक और समथिंग। है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैडम। ये मतलब बहुत सारे जो हार्ट अटैक आते हैं ना, जो लोग आते ही नहीं है, उनको लगता है कि मेरे को एसिडिटी है, मैं पेंटो गोली लेती हूँ, ओमेप्राजोल गोली लेती हूँ और मुझे शायद कभी कम होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसिडिटी का जो यूजुअली होता है वो रेस्टिंग फेज में होता है, खाने के बाद होता है। और एसिडिटी की गोली लेने के बाद वो कम होता है, डकार आने के बाद अच्छा लगने लगता है। और एसिडिटी के पेन में शायद पेट साफ ना हो, मोशन साफ ना हो, ये सब चीजें होती है। बट आप जब भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होती है, तो वो एसिडिटी का होता है। हार्ट का जो आता है, एक्सरसाइज करने पर या फिर चलने फिरने पर या फिर स्ट्रेन आने पर, मतलब टेंशन आने पर बढ़ता है। तो क्लिनिकली या फिर सिम्टम से हम ऐसे डायग्नोस करते हैं कि ये एसिडिटी का है और ये हार्ट का है। बट फिर भी सिर्फ अपनी ही सोच में ना रहते हुए कि ये शायद मुझे एसिडिटी है, एसिडिटी है, एक बार आपने ईसीजी, इको, टीएमटी करा लेना चाहिए। अगर वो नॉर्मल आता है ना तो फिर ठीक है, 6 महीने तक आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि चलो एसिडिटी का है। थैंक थैंक यू रुमाना, इट वाज अ वेरी गुड यू। क्वेश्चन। ये काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन था कार्तिक। ये सभी पेशेंट ना मैक्सिमम एसिडिटी पे ही निकाल देते हैं, टिपिकली यंग पेशेंट जो है। काफी कुछ क्लोज मेरे पेशेंट भी जो बाद में हुए हैं, एसिडिटी में आए हैं और देखा तो उनको हार्ट अटैक निकला है। हम्म। हम्म।
और ये भी बताइए, हार्ट अटैक आने का कोई समय है क्या? मतलब अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, ऐसा कुछ जहां हमने पूरा ख्याल रखना चाहिए? हाँ, एज सच वैसा तो नहीं है, बट डेफिनेटली अर्ली मॉर्निंग ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। और वो इस वजह से आते हैं कि अर्ली मॉर्निंग कॉर्टिसोल लेवल, मतलब जो हार्मोन है वो बढ़ा हुआ रहता है। प्लस अर्ली मॉर्निंग बीपी सर्ज होता है। बीपी सर्ज में बीपी बढ़ने लगता है, तो हम कुछ जो हाई रिस्क पेशेंट है उनको बीपी की गोली रात को लेने के लिए बोलते हैं, ताकि उनका अर्ली मॉर्निंग बीपी नॉर्मल रहे और उनको ना ही सिर्फ हार्ट अटैक बट ब्रेन का स्ट्रोक आने के चांसेस भी कम हो। यूजुअली अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक आते हैं। और जब जो अनकॉमन चीजें आजकल जो यंग पेशेंट में हम जो देख रहे हैं वो किसी समय भी आते हैं कार्तिक, मतलब जब उन्होंने ज्यादा टेंशन ले लिया, जब ज्यादा स्ट्रेसफुल एक्टिविटी होगी तब उनको हार्ट अटैक आते गॉट इट, थैंक यू। लास्ट एक क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहूंगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अम, धनंजय जी पूछ रहे हैं कि ये जो शुगर फ्री टैबलेट्स आती हैं, हैं। ये आपने कहा ना स्ट्राविया या वो स्टीविया, हाँ सुक्रालोज हाँ। के जो आते हैं, ये कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए? यूज करना चाहिए रेगुलरली या नहीं करना चाहिए? इनका डायबिटीज पे कितना फर्क पड़ता है? और एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, वो ये है कि गुड़ गुड़ भी खाना डिस्कस चाहिए क्या? यस। तो एक बेसिक में टेस्ट देखो, मुझे एकदम किसी का मीठा बंद नहीं करना है। अगर आप काफी एक्टिव हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा रह रहा है और आपको वेट लॉस से कंसर्न उतना नहीं है, तो गुड़ आप खाइए, नो प्रॉब्लम। तो मैं इसलिए बताता हूँ, सबका मीठा इसलिए बंद करता हूँ कि वन एंड ऑल एक बार बंद कर दिया ना तो उनको काफी चेंजेस मैंने खुद देखे हैं पिछले 1-2 सालों में। फिर भी आप खाना चाहते हैं तो आप गुड़ खाइए, एक्टिव रहिए। और जैसे आप स्टीविया के बारे में पूछ रहे थे कार्तिक, तो दिन में एक बार लीजिए ना, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यू हर मील में मिठाई खाते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम चाय या फिर कॉफी दिन में एक बार ही इनफ, आई थिंक। और उसमें आप स्टीविया लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टीविया का और शुगर फ्री का डायबिटीज पे फर्क नहीं होता है, ये काफी रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ। उससे कैलोरीज नहीं बढ़ते और शुगर पे भी कोई ज्यादा असर नहीं होता है उसका। तो आप दिन में 1 या 2 बार आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा आप लेंगे तो आपको डेफिनेटली एसिडिटी होगी, वो चाय या कॉफी ज्यादा पी के। वेरी नाइस। एक क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब गर्ल्स को पीरियड्स वगैरह आते हैं तो कुछ हार्ट के ऊपर असर होता है क्या? और गर्ल्स ने कुछ खास ख्याल रखना चाहिए क्या उस समय में? नहीं, डेफिनेटली नहीं। जब उनका मेंसेस चल रहा होता है, दे आर एक्चुअली प्रोटेक्टेड फॉर हार्ट डिसीज। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हॉर्मोन्स के वजह से हार्ट पे कोई असर नहीं होता है उसका, उल्टा वो हेल्दी होता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस? हाँ, कुछ लेना चाहिए क्या? मतलब किस चीज के लिए, हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ, हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं नहीं, कुछ नहीं लेना प्रीडिस्पोजिंग चाहिए। फैक्टर है क्या? ऐसा ऐसा क्वेश्चन है वो। नहीं नहीं, कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है, दैट इज से ये मतलब हार्ट पे कोई खास असर नहीं है। अगर आपको डेफिनेटली कुछ पेन वगैरह है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर जस्ट रेगुलर आप चेकअप जनरल प्रैक्टिशनर के पास कर सकते हैं। बट हार्ट पे एज सच मेंसेस का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग राजेश कल्याणकर जी का, क्योंकि हम हमारा टाइम आगे बढ़ा चुके हैं। कल्याणकर जी, आप हाँ अनम्यूट हो जाइए। यस। यस। तो और मैं सबको ये बता दूं कि मैंने डॉक्टर श्रीकांत जवर सर का नंबर ना अभी ग्रुप पे मैं डाल रहा हूं। मैं चैट यस। में डाला है श्रीकांत जवर सर का मोबाइल नंबर। और कोई प्रश्न है तो कृपया आप उन्हें आज उनका व्हाट्सएप के छुट्टी का दिन है, कल फोन करके या व्हाट्सएप के द्वारा या एसएमएस टेक्स्ट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। सबको दिख रहा है उनका मोबाइल नंबर? श्रीकांत, कैन यू अब सी योर नंबर ऑन द हाँ, चैट? अभी आया है चैट पे, yes। ओके ओके। यस राजेश जी, बोलिए प्लीज। यस, थैंक यू सर। तो मेरा सवाल ये है कि रात का खाना हमें कितने बजे तक खाना चाहिए, एंड खाना खाने के बाद कितने मिनट्स के बाद थोड़ा सा टहलना चाहिए? तो ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो आपका खाना जो है, मैं तो बताता हूँ कि 8 के पहले होना चाहिए। बट आपका नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, 9 के पहले तो हो ही जाना चाहिए, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, अगर आप खाना खा के वॉक करना चाहते हैं तो 1-1.5 घंटा तो कीजिए मत। अगर आपको वॉकिंग का टाइम रात को ही मिल रहा है
तो आप खाना 7 बजे ही खा लीजिए, फिर 8:30 बजे आप वॉकिंग को जाइए। मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप खाना खाने के पहले आप वॉकिंग कीजिए, वो आपके हार्ट के लिए अच्छा है। जैसे मैंने बताया, जैसे आप खाना खा के वॉकिंग को जाते हैं, अगर आप तुरंत जाने लगते हैं 10-15 मिनट आधे घंटे में, तो पूरा जो ब्लड है वो पेट की तरफ जाता है हमने खाया हुआ पचाने के लिए, तो हार्ट की तरफ नहीं मिलेगा। तो आपको दम लग के आना या फिर छाती में दर्द होना, ऐसी चीजें हो सकती है। तो आप हो सके उतना खाना खाने के पहले वॉकिंग पे जाइए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों को भी काफी ज्यादा एसिडिटी के वगैरह पेट के प्रॉब्लम है, उन्होंने भी 7 साढ़े 7 तक खा लेना चाहिए। और उसके 2 घंटे तक 1.5 घंटे तक आपने लेटना नहीं चाहिए, मतलब सोने के लिए जाना नहीं चाहिए, फिर किसी भी हिसाब से आराम वगैरह ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बैठे रहना चाहिए या फिर कुछ काम में रहना चाहिए। तो खाते बराबर आप सोइए मत 1-1.5 घंटा, और 1-1.5 घंटा वॉकिंग के लिए भी मत चाहिए। मतलब एक्सरसाइज टाइप ऑफ वॉकिंग मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा बहुत घर का काम बाहर का काम डेफिनेटली आप कर सकते ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हैं। यस। मुझे एक रिक्वेस्ट है श्रीकांत, क्या आप आपका फोन नंबर फिर से एक बार बोल सकते हैं क्या, हाँ, ताकि जिनको मैं नोट मेरा डाउन करना है वो नोट डाउन कर लें। yes, फिर ये वीकडे के दौरान मेरी विनंती है कि व्हाट्सएप या एसएमएस के द्वारा आप आपका सवाल पूछ सकते हैं, और फिर सर अगर टाइम दे तो आप कॉल भी कर सकते यस। तो मैं तो ये बताऊंगा कि एक मेरा पर्सनल नंबर है, जो कार्तिक ने अभी शेयर किया है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आज अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, एक 3 से 4:30 के बीच में, मीन्स 3 to 5 o'clock के बीच में आज। या फिर कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। शायद मैं बहुत बार कॉल ना उठा पाऊँ वर्किंग डेज में, कुछ पेशेंट्स वगैरह देख रहे हैं तो मैं, लेकिन कॉल बैक आपको डेफिनेटली करूंगा। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देते हैं तो मैं डेफिनेटली कॉल बैक करूंगा। मेरा नंबर है 9960817606। 9960817606, ये मेरा पर्सनल नंबर है। और मैं एक मेरा क्लिनिक का नंबर भी देता हूँ, अगर इनकेस मेरा फोन नहीं लगे तो, जो भी मेरे पास ही रहता है स्टाफ के पास, उस पे भी आप रिपोर्ट्स वगैरह कुछ आपको है तो आप मुझे भेज सकते हैं। वो नंबर भी नोट कीजिए प्लीज, 9403330666। मैंने चैट बॉक्स में भेज दिया है, 9403330666। थैंक यू श्रीकांत, दैट इज सो यस। नाइस ऑफ यू। सो लाइफ फाउंडेशन की तरफ से मतलब मैं अपन हम सब की तरफ से ही आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। सो थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच, आपका इतना बहुमूल्य अमूल्य टाइम दिया, इतने क्वेश्चंस आंसर आंसर किए हमारे। और मैं श्योर हूँ कि बहुत बहुत सारे हमारे श्रोताओं को और भी सवाल होंगे, एंड आपका नंबर देने की वजह से वो आपको कॉल करके बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक्स टू ऑल द कोर टीम मेंबर्स ऑफ लाइफ फाउंडेशन, श्रीकांत, मैं, संपदा, अजय, पल्लवी, आई थिंक प्रशांत ऑल्सो हैड ज्वाइंड फॉर सम टाइम, यस। है ना। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड मैं आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। और आने वाले कुछ समय में और भी कुछ वेबिनार्स आएंगे जिसका इंफॉर्मेशन आप तक व्हाट्सएप के थ्रू पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मैं और एक मिनट बोलना है बात श्रीकांत? करूं? थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू सो मच। मैं 1 मिनट बात करना चाहता हूँ सब लोगों के लिए। और कार्तिक, आपको भी थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मुझे सच में लिटरली इतना अच्छा लगता है कि लोगों तक ये नॉलेज पहुंचे। और जूम के थ्रू, ये मीटिंग के थ्रू मैं कितने लोगों तक पहुंच पाया हूँ। एक ही साथ 70 लोगों तक मैंने मतलब बताया कि कैसे रहना चाहिए हमने। और डेफिनेटली अगर इस वेबिनार से कहीं पे भी किसी को फायदा होगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि हार्ट अटैक प्रिवेंट करें और आप हेल्दी लाइफ जिए, आप खुश रहें। इसी के लिए मैं हमेशा कोशिश करते रहता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर एक पेशेंट भी जो आए वो खुश होके जाए और एंजाइटी फ्री होके जाए। मतलब आप टेंशन ही ना लो, आपके सब क्वेश्चंस में आंसर कर सकूं और आपको एजुकेट कर सकूं। तो थैंक यू सो मच कार्तिक, वंस यस, अगेन। और मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि लाइफ फाउंडेशन औरंगाबाद नाम का हमारा यूट्यूब चैनल है। ये जो आज का सेशन है वो मैक्सिमम परसों तक लाइव हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, और उसका लिंक आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी किसी ना किसी सोर्स से मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो आप एट द एंड ऑफ द वीक श्रीकांत सर को भी व्हाट्सएप कर सकते हैं,
या मैं मेरा नंबर भी आपके साथ शेयर करता हूं व्हाट्सएप चैट पे। 9923088034। मेरा नाम है डॉक्टर कार्तिक रामन। और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपका बाय द एंड ऑफ द वीक आप तक अगर ये वीडियो सॉरी वीडियो की लिंक नहीं पहुंची, क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो दूसरे टाइम जोन में भी है, जैसे कनाडा में है, सिंगापुर में है, जर्मनी में है, जो आज लाइव नहीं अटेंड कर पाए, पर वो उनको इसका बहुत लाभ होगा जब ये एक बार यूट्यूब चैनल पे लोड हो जाएगा। फिर से मैं सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू श्रीकांत, थैंक यू एवरीवन। श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।